बता रही हूँ, और दोनों सब्जेक्ट बता रही हूँ, राइट? बहुत टाइम है। ओके, सो गुड मॉर्निंग once again everyone. So today we are going to start with a fresh subject of final professional program and a new syllabus, that is compliance management, audit and due diligence. So जैसे old syllabus में था वैसे ही आपके न्यू सिलेबस के सब्जेक्ट में आपके पार्ट्स डिवाइडेड हैं। पहले था सेक्रेटरियल ऑडिट, कंप्लायंस मैनेजमेंट एंड डीडी। इसमें पार्ट 1 है कंप्लायंस मैनेजमेंट, पिछली बार भी यही था। सेकंड पार्ट था ऑडिट एंड ड्यू डिलिजेंस, पिछली बार भी यही था और इस बार भी यही है। तो बेस्ट पार्ट ये है कि कुछ खास बदला नहीं है, लेकिन ये बात बदली है कि पहले ग्रुप 2 में था, अब ग्रुप 1 में आ गया ये सब्जेक्ट। और बहुत अच्छी बात है ग्रुप 1 में आ गया, क्योंकि बहुत ही स्कोरिंग सब्जेक्ट है, बहुत ज़्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट है। क्योंकि लॉ में जब हमें चीज़ें पता होती है, जैसे यही आप बोल रहे हो CAB, LODR, ये ऐसी चीज़ें हैं जो लिखनी है आपको प्रिसाइसली होकर, अपनी लैंग्वेज नहीं लिख सकते हो, इस सब्जेक्ट में लिख सकते हो। जैसे ड्यूटीज ऑफ ऑडिटर अपनी लैंग्वेज में लिख सकता है इंसान। व्हाट आर द जनरल प्रोसीजर फॉलोड बाय, मतलब आप समझ रहे हैं, बड़े सारे ऐसे टॉपिक हैं जो आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो इस सब्जेक्ट में। सो आई फील ग्रुप 1 में ये सब्जेक्ट आया सेक्रेटरियल ऑडिट, आई फील इट इज़ हाईली इट्स अ गुड न्यूज़, ठीक है ना। तो ये जो पूरा सब्जेक्ट है ग्रुप 1 का पेपर 3 कंप्लायंस मैनेजमेंट, ऑडिट एंड ड्यू डिलिजेंस, ये पूरा सब्जेक्ट जो है 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पार्ट 1 40 मार्क्स एंड पार्ट 2 ऑडिट एंड ड्यू डिलिजेंस 60 मार्क्स। बेस्ट पार्ट आई टेल यू, compliance framework simple, this part A is very simple। मैं तो कहूँगी पूरा सब्जेक्ट ही सिंपल है, पर पार्ट A मैं बोलूँगी ज़्यादा बेटर है, ज़्यादा सिंपल। आप देखो ना, डॉक्यूमेंटेशन, साइनिंग का, इसमें कंपनी सेक्रेटरी के पावर फंक्शंस हैं, विच इज़ अगेन ईजी, ठीक है ना। वैल्यूज, एथिक्स, प्रोफेशनल कंडक्ट, नॉन कंप्लायंसेस, ये नया चैप्टर ऐड हुआ है, मतलब पिछली बार नहीं था। और ये रिलीफ एंड रेमेडीज, ये भी नया ऐड हुआ है। ये 2 चैप्टर नए ऐड हुए हैं पिछले जो पुराना सिलेबस था उसमें भी ये सब्जेक्ट था, पर उसमें ये 2 चैप्टर नहीं थे, नॉन कंप्लायंसेस, पेनल्टी एडजुडिकेशन एंड रिलीफ एंड रेमेडीज। ये बड़ा इंटरेस्टिंग होता है कि नॉन कंप्लायंसेस में क्या होता है, एडजुडिकेशन प्रोसेस क्या है, किसको अपील करते हैं, कैसे करते हैं, कितने दिन में करते हैं, इट्स इंटरेस्टिंग। तो आप मानिए कि पार्ट 1 आपका 40 मार्क्स का है। पार्ट 2 ऑडिट एंड ड्यू डिलिजेंस, तो अभी तक आपने सेक्शन 204 के बारे में सिर्फ सुना था। सेक्शन 204 क्या होता है कि सेक्शन में सेक्रेटरियल ऑडिट कराना कंपलसरी है बाय प्रिस्क्राइब कंपनीज, सुना था राइट? कि तो आपने सिर्फ सुना है सेक्शन 204। इस पूरे पार्ट बी में देखो जरा, पहले तो टाइप ऑफ ऑडिट है, ऑडिट एंगेजमेंट। ऑडिट एंगेजमेंट होता है कि जब हम कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं कंपनी के साथ, PCS साइन करते हैं कंपनी के साथ कि हम आपकी ऑडिट करेंगे, दैट्स ऑडिट एंगेजमेंट। उसके बाद हम क्या प्रिंसिपल टेक्निक यूज़ करेंगे ऑडिट करते समय, क्या प्रोसेस यूज़ करेंगे, हम प्रोसेस कर लिया, टेक्निक कर ली, अब क्या बारी आ गई रिपोर्ट तैयार करने की, ओपिनियन एंड रिपोर्टिंग, ठीक है। इसमें पूरा सेक्रेटरियल ऑडिट के बारे में विद केस स्टडीज की सेक्रेटरियल ऑडिट क्यों इतना इंपॉर्टेंट और क्यों होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। हालांकि ये सारी हम ऑडिट के बारे में बात कर रहे हैं, बट 13 चैप्टर इज ओनली डेडिकेटेड फॉर सेक्रेटरियल ऑडिट इन डेप्थ। फिर इंटरनल ऑडिट, परफॉर्मेंस ऑडिट, फिर ये लास्ट के 2 चैप्टर बिल्कुल ऑडिट से अलग है। पीयर रिव्यू, पीयर रिव्यू होता है, पीयर मतलब वैसे जनरल डिक्शनरी की भाषा में पीयर को बोलते हैं फ्रेंड्स, ठीक है ना, साथ का। जैसे हम लोग, आप CS कल को बन गए, मैं CS हूँ, तो हम लोग एक ही फ्रेटर्निटी को बिलोंग करते हैं ना, CS, ठीक है। तो पीयर मीन्स फ्रेंड्स बिलोंगिंग टू द सेम फ्रेटर्निटी। तो यहाँ कह रहे हैं कि जब एक इंसान सेम फ्रेटर्निटी का दूसरे को रिव्यू करे, जैसे कल आप भी CS बन गए, मैं भी बन गई, मैं भी हूँ, तो आपको मुझे रिव्यू करना है कि मेरी सर्विस कैसे है। अच्छा, आप तभी रिव्यू करोगे ना जब हम मुझसे सीनियर हो, मैं उल्टा बोल देती हूँ, मैं आपको रिव्यू करूँगी कल को, ठीक है। तो दिस इज पीयर रिव्यू, बड़ा इंटरेस्टिंग है ये भी कि कैसे पीयर रिव्यू करा जाता है। एक PCS दूसरे PCS को रिव्यू करता है, ठीक है ना, कंपलसरी है, प्रोसेस है इसका बहुत बड़ा ICSI में, विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग आई वुड से। ड्यू डिलिजेंस अगेन हमारे ICS का ही मेन काम होता है, DD करना। ड्यू डिलिजेंस नथिंग बट चेकलिस्ट, ये कर लिया हमने, ये कर लिया, ये कर लिया। कंप्लायंसेस के बाद हम जैसे सपोज आप टेक ओवर कर रहे हो, आपकी कंपनी जहाँ काम करते हो वहाँ आप टेक ओवर कर रहे हो,
टेक ओवर इफेक्चुएट करा रहे हो एज अ कंपनी सेक्रेटरी, तो आप सारा डीडी प्रोसेस करोगे कि चेकलिस्ट तैयार करोगे मैंने सब कुछ कर लिया या नहीं कर लिया, ठीक है. एज अ CS हैव आई डन ऑल द फॉर्मेलिटीज और नॉट, हैव आई डन ऑल द कंप्लायंसेस और नॉट. सो द होल सब्जेक्ट इज वेरी सिंपल, वेरी इंटरेस्टिंग. पढ़ लिया जाए तो बहुत इंटरेस्टिंग है, ना पढ़ा जाए तो फिर तो किसी चीज़ की नॉलेज नहीं होगी. पढ़ेंगे तभी तो कोई चीज़ सिंपल लगेगी ना. आज एक बात बताइए, आज आपको जैसे हम पुरानी बात करें, क्या आपको ये एनवायरमेंटल साइंस इजी लगता है? आपको क्या बड़ा इजी है? CS के सामने क्या ही है? बचपन में हम रोते रहते थे, 2+2 तक नहीं आता था उसमें भी रोते रहते थे, असेंडिंग ऑर्डर में रोते रहते थे. चीज़ें जब समझ में आ जाती है ना तो वो सिंपल हो जाती हैं. बड़ी बड़ी नॉर्मल बात है ना. इनफैक्ट आप ये सोचो, चलो ये तो मैं बहुत पुराना चलेगी, बचपन ABCD एंड 2+2. आप ये मानो CSEE या फर्स्ट स्टेज फाउंडेशन जो आपने दिया है उसकी चीज़ें पूछोगे यार ये कोई सिलेबस था. अब शायद एग्जी पूछूंगी तो आप कहोगे ठीक ही था. अब जो करंटली कर रहे हो वो मुश्किल लग रहा है, लेकिन वो भी कब आसान लग जाएगा? जब ये भी पढ़ लोगे. तो हर चीज़ का निचोड़ सिर्फ एक चीज़ का है, वो है पढ़ना. पढ़ना ज़रूरी है. पढ़ लोगे तो ये भी आसान है, नहीं पढ़ोगे तो फिर तो कुछ भी आसान नहीं है. नहीं पढ़ोगे तो एक पजल सॉल्व नहीं कर फोकस नहीं करोगे तो पजल सॉल्व नहीं कर सकते. तो ये तो सब्जेक्ट हैं बड़े बड़े. तो हमें बस एक चीज़ का ध्यान रखना है कि हमें पढ़ना है, ठीक है. प्लीज़ पढ़ना है. मैं आपको एक बात बताऊं, अभी बहुत फ्रैंकली अभी रिजल्ट आया है, ठीक है. बहुत बच्चों का क्लियर नहीं भी हुआ. ICSI रिजल्ट भी कम आता है. ICSI तो अब अपने अपने बच्चों के मार्कशीट में बहुत क्लियरली लिखता है. जैसे सपोज मेरे पास पेपर भी है बच्चों का, मतलब शीट्स जो निकलते हैं, 51 आया, -10 41 इज़ द टोटल मार्क्स अवॉर्डेड. ये -10 के आगे पता है क्या लिखता है? मार्क्स डिडक्टेड फॉर मॉडरेशन. अरे वो कम नहीं करने होते हैं फॉर मेंटेनिंग. बताओ, बच्चे के तो 51 आए थे, हमने उसको 41 में मार दिया, फेल कर दिया. व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, अब हम इस चीज़ से डर के बैठ जाएं तो क्या कर सकते हैं? तो फिर डरते ही रहेंगे, क्लियर तो कभी करेंगे ही नहीं. तो हमें कोशिश करनी है कि हम अपना बेस्ट देकर हम 61 लाएंगे ना, दे दे 10 माइनस कर दे 51 आ जाएगा. यू स्ट्राइव फॉर मैक्सिमम. और मैं एक और फ्रैंकली बात बताऊं, जो बच्चे क्लियर नहीं करते हैं ना, बहुत बेसिक ह्यूमन नेचर है, बहुत ही बेसिक ह्यूमन नेचर है. बेसिक ह्यूमन नेचर हमारी ये है कि जब हम कोई चीज़ नहीं कर पाते हैं ना, हम कमी ढूंढने लग जाते हैं. क्यों? ये हमारे में कमी नहीं है. मतलब अंदर तो पता होता है कि हमने ही नहीं पढ़ा, पर क्या होता है ना, अब एक टीचर जब पढ़ा रहा है, उसमें से अगर सपोज मैं 10 बच्चों को पढ़ा रही हूँ, उसमें से अगर 4 भी क्लियर कर लेते हैं, 6 नहीं करते, तो जो क्लियर करा है उसको भी मैंने ही पढ़ाया, जो नहीं क्लियर करा उसको भी मैंने ही पढ़ाया. सो व्हाट इज लैकिंग बिहाइंड? लैकिंग बिहाइंड is the work done by you. I'll be coming here, I am teaching, right? अगर मैं आपको सच्ची में बता रही हूँ, मैं इसको नोट से पढ़ाऊँगी, बहुत श्रिंक हो जाएगा, लेकिन मैं आपको मॉड्यूल से पढ़ाऊँगी. मॉड्यूल के बाहर कुछ नहीं आता. मॉड्यूल पढ़ लिया तो सब कुछ कर लिया. हाँ, इस बार सेक्रेटरियल ऑडिट में ज़रूर मैं कुछ PPT से कोशिश करूँगी पढ़ाने की. वो भी मुझे लगा तो कि हाँ ये चीज़ ना थोड़ा PPT से करा देती हूँ, लेकिन एवरी टॉपिक ऑफ मॉड्यूल विल बी कवर्ड. दूसरी चीज़ क्या करनी है आपको, पढ़ने का एक मेथोडोलॉजी होता है. मेथोडोलॉजी, बेस्ट मेथोडोलॉजी होता है ना, वो होता है बुक प्लस स्कैनर. अब आप बोलेंगे इसके स्कैनर तो आएगा ही नहीं, तो नया सिलेबस है. तो पुराने सिलेबस में भी तो सब्जेक्ट था. अगर हम एक चैप्टर कर रहे हैं, देखो KYC तो उसमें है ही नहीं. जैसे पिछली बार एक चैप्टर था KYC, बड़े सारे चैप्टर थे, वो सब ना माइनस कर दिए, इस बार श्रिंक कर दिया ICSI ने सब्जेक्ट को. तो अच्छा ही और श्रिंक कर दे, हमारे लिए 10 चैप्टर छोड़ दे, बहुत अच्छी बात है. लेकिन माय पॉइंट इज कि आपको स्कैनर के क्वेश्चन होंगे ना, जो चैप्टर सेम है उसके क्वेश्चन तो होंगे ना पुराने, वो करेंगे, ठीक है ना. बुक प्लस स्कैनर करेंगे, आपको और इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए. प्लीज़ ट्रस्ट मी ऑन दिस, ठीक है. चलिए, तो सबसे पहला जो हमारा पार्ट है, विच इज़ पार्ट 1, विच इज़ कंप्लायंस मैनेजमेंट. उसमें पहला चैप्टर क्या है? कंप्लायंस फ्रेमवर्क. अच्छा, किस किस को मॉड्यूल से डर लगता है ही खतरनाक. किसको डर लगता है? डर लगता है. रिविजन करना तो टफ होता है. पता है रिविजन के सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है कि अगर आप शुरू से
आप कुछ अपने हाथ, जैसे हम क्या होता है ना, देखो ये बहुत ही मानी हुई बात है कि अगर आप पढ़ रहे हो, आप पढ़ते हो, कैसे पढ़ते हो, देख रीड कर रहे हो, आंखों का इस्तेमाल कर रहे हो, कानों का इस्तेमाल कर रहे हो, जब मैं बोल रही हूँ तो सुन रहे हो। आप अगर अपने हाथों का भी इस्तेमाल करके कुछ पेन डाउन करोगे ना, चाहे अभी या आप घर पे पढ़ रहे हैं, जैसे पढ़ रहे हैं, दैट विल गिव यू अ वेरी बिग गुड इफेक्ट अपने हाथ से। मतलब मैंने ये नहीं बोलूँगी कहोगे ये तो टाइम वेस्ट है, ऐसे नहीं, अभी हम करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। जैसे चार्ट नहीं होते, छोटे छोटे चार्ट्स होते हैं, ऐसे बना लिया अपने हाथ से, ये 2 प्रकार का होता है, ऐसे करके बना लिया। ये सब चीज़ें ना एंड में जो की नोट्स की तरह होता है ना, वो तैयार हो जाता है ना, वो आपको बहुत फ़ायदा देगा। अपने हाथ से लिखी हुई चीज़, लास्ट में से आपने चैप्टर खोला कंप्लायंस फ्रेमवर्क, उसमें ना आपने 10 छोटे छोटे चार्ट बनाए हैं, कुछ चीज़ें लिखी हैं, बस ये रीड कर लोगे, कितनी देर लगेगी, 10 मिनट लगेगा रिवाइज करने में। मत खोलो मॉड्यूल, ठीक है ना। और थोड़े स्कैनर, अच्छा स्कैनर ना बच्चे की गलती पता क्या होती है, बिल्कुल एंड में खोलते हैं, पूरा अपना सिलेबस सक्षम करके उसके बाद अपनी स्कैनर खोलते हैं, विच इज़ नॉट अ गुड मेथोडोलॉजी। ट्रस्ट मी, लास्ट में कंफ्यूजन होती है, एंग्जाइटी होती है, तो कुछ बातें याद भी नहीं रहती हैं, आप फिर ना स्कैनर को सॉल्व नहीं कर पाते हो, तो आप में भी मतलब कॉन्फिडेंस कम हो जाता है। तो मेरा प्लीज़ ये हाईली एडवाइस है, जैसे ही कंप्लायंस फ्रेमवर्क ख़त्म होगा, ठीक है, आई थिंक मेरे पास स्कैनर पड़ी है इस सब्जेक्ट की, तो कंप्लायंस फ्रेमवर्क जैसे ही खत्म होगा उसकी स्कैनर मैं आपको यहाँ पे दिखा दूंगी, एक बार देख लेना क्या क्या क्वेश्चंस आए हैं, तो एक बार देख लेंगे कि वेदर यू आर एबल टू सॉल्व इट और नॉट। वील हैव अ ग्लिम्स ऑफ इट एंड वील डिस्कस इट साथ साथ, ताकि ना टेंशन ना हो कि लास्ट में करनी है। लास्ट वाला मेथोडोलॉजी थोड़ा मतलब ठीक नहीं रहता मेरे हिसाब से, ठीक है। तो कंप्लायंस मैनेजमेंट में जो पहला चैप्टर है, दैट इज लेसन नंबर 1 इज कंप्लायंस फ्रेमवर्क। अच्छा एक बात बताइए, सबसे पहले तो शब्द का मतलब देखते हैं, कंप्लायंस फ्रेमवर्क है क्या, इसमें क्या क्या बातें करने वाले हैं हम। कंप्लायंस फ्रेमवर्क, इसका प्रिपरेशन कैसे करते हैं, कंटेंट क्या होते हैं, रिस्क क्या होते हैं, ट्रेनिंग कैसे देते हैं, मैनेजमेंट कैसे करते हैं, कंप्लायंस मैनेजमेंट के टूल्स क्या हैं, प्रोसेस क्या है, एक्सेट्रा। सो पहले तो हमें कोई बता दे कि फ्रेमवर्क का मतलब क्या है। फ्रेमवर्क, पहले हमें शब्द का मतलब तो समझ में आया कि कंप्लायंस फ्रेमवर्क होता क्या है। कंप्लायंस का मतलब पता है, ये तो पता होना ही चाहिए, एक्सी क्लियर कर लिया, यहाँ तक पहुँच गए। कंप्लायंस से बड़ा छोटा शब्द है जो तुम्हें पता ही होना चाहिए। कंप्लायंस मतलब ओबे करना, रूल्स, लॉज, रेगुलेशन कमिंग टाइम टू टाइम बाय आवर गवर्नमेंट, बाय लॉ मेकर्स। फ्रेमवर्क, फ्रेमवर्क होता है एक तरीका का वेब, जिसको कंप्लायंसेस को पाने के लिए जो भी हम छोटे स्टेप या बड़ा स्टेप या कुछ रिसोर्सेज इकट्ठा कर रहे हैं, दैट इज फ्रेमवर्क, पार्ट ऑफ फ्रेमवर्क। लाइक आई गिव यू एग्जांपल, यू गोइंग टू शिफ्ट फ्रॉम योर हाउस। अभी आप ना अपने घर से आपको शिफ्ट करना है, अब आप कितना सारा काम है यार, शिफ्ट करना है तो ये बिजली के बिल कट करवाने हैं, ये कराना है, वो कराना है, पैकिंग करनी है, बड़ी चीज़ें हो जाती है ना, छोटी छोटी चीज़ें भी हैं, बड़ी बड़ी चीज़ें भी हैं, मिक्सेस है, लॉट ऑफ टास्क। इन टास्क को अगर आप प्लान करोगे प्रॉपरली, अब जैसे इतना तुम्हें करना है शिफ्ट, तुमने क्या करा, सबसे पहले अपने डेली वेयर के कपड़े बांध लिए, सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है भाई। आप समझ रहे हो, करना ये काम भी है, लेकिन किस ऑर्डर में करना है, ये गलत ऑर्डर है ना। सबसे पहले डेली वेयर के कपड़े बांध लोगे तुम, मतलब 2-4 दिन क्या पहन के जाओगे, पार्टी वेयर कपड़े पहन के जाओगे ऑफिस। सो यू अंडरस्टैंड, मैं एक ऑर्डर की बात कर रही हूँ। तो कंप्लायंसेस करने के लिए हमें छोटी छोटी एक्टिविटी से लेकर बड़ी बड़ी एक्टिविटीज करनी होती हैं, ठीक है ना, लेकिन उनको एक ऑर्डर में सेट करना ज़रूरी है, उनको एक तरीके से करना ज़रूरी है, उनके लिए रिसोर्सेज होने चाहिए। इसलिए इस चैप्टर में हम चार्ट्स के बारे में बात करेंगे, जैसे कैलेंडर के बारे में बात करेंगे। कैलेंडर आपने देखा होगा बड़ी बार, कैलेंडर तो देखे होंगे हर किसी ने अपने घर में या फोन में तो देखे ही होंगे। लेकिन एक होता है कंप्लायंस कैलेंडर, जो कंपनी सेक्रेटरीज बनाते हैं कंपनी के लिए। जैसे आप एक मिस्टर ए है, ये कंपनी सेक्रेटरी है एक कंपनी का, उस कंपनी का नाम है ABC प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। और यहाँ पे एक पर्सन है मिस्टर बी, वो भी CS है, वर्किंग इन अ कंपनी BCD लिमिटेड। दोनों कंपनी अलग है कि नहीं, कंपनी तो अलग है, नेचर बताइए जरा। ये प्राइवेट कंपनी, दूसरी क्या है, पब्लिक कंपनी है, ठीक है। पब्लिक और लिस्टेड एंटिटी है, सपोज लिस्टेड एंटिटी है, ठीक है। तो आप एक बात सोचिए, जो कंप्लायंसेस A को करनी है, क्या वही सेम कंप्लायंसेस B को करनी है, या मैं बोलूँगी जो B को करनी है क्या वो सेम कंप्लायंसेस A को करनी है। सबसे पहले हर कंपनी पे एक एक्ट तो लगता है, वो है हमारा कंपनीज एक्ट, जो ये भी फॉलो कराएगा इस कंपनी में मिस्टर A, और B भी फॉलो कराएगा,
ठीक है ना, ये तो सीधी सी बात है क्योंकि दोनों कंपनी सेक्रेटरीज हैं। अब ये है क्लोथिंग कंपनी, इनका नेचर क्या है, क्लोथिंग मैन्युफैक्चरिंग में है, और ये मेकअप इंडस्ट्री को बिलोंग करती है कंपनी। नेचर अलग है दोनों का। या ये सपोज ये दवाइयाँ बनाने वाली कंपनी है तो उसमें फार्मास्यूटिकल से एसोसिएटेड सारे एक्ट लगेंगे, इसमें क्लोथिंग से रिलेटेड टेक्सटाइल्स एक्ट ये सब लगेगा। आप समझ रहे हैं कौन सी कंपनी किस नेचर की है। पहली बात है, जैसे ऑडिट करने जा रहे हैं तो हम भी पहले ये देखेंगे कि कंपनी क्या है, प्राइवेट है, पब्लिक है, लिस्टेड है, देख लिया नेचर। उसके बाद आप देखेंगे कि ये कंपनी करती क्या है, इसका नेचर क्या है, टाइप, सॉरी पहले क्या देखा, टाइप, प्राइवेट है, पब्लिक है, लिस्टेड है, कौन पब्लिक है तो लिस्टेड है या अनलिस्टेड है। फिर देखेंगे इसका नेचर क्या करती है ये कंपनी। फिर हम देखते हैं एप्लीकेबल एक्ट, कंपनीज एक्ट तो चाहे छोटी कंपनी है बड़ी कंपनी सब पे लगेगा, लेकिन फिर हम नेचर के हिसाब से देखेंगे एप्लीकेबल एक्ट कि ये कंपनी कपड़े बनाती है और ये कंपनी मेकअप बनाती है या जो भी बनाती है, इसके नेचर के हिसाब से इसके एप्लीकेबल कानून देखेंगे और एप्लीकेबल कानून को कंप्लाई कराएंगे। यही फ्रेमवर्क का पार्ट है। अब देखो एक शब्द में फ्रेमवर्क का मतलब खत्म हो जाता है, एक लाइन में खत्म हो जाता है, लेकिन टास्क तो बहुत बड़ा है ना। अब वही बात मैं आपको बोल रही हूँ, घर शिफ्ट करना है, बड़ा सिंपल चीज़ है, यहाँ से उठ के वहाँ जाना है, पर क्या इतना आसान है, नहीं है ना। इट इन्वॉल्व्स लॉट ऑफ एक्टिविटीज, लॉट ऑफ प्रोसेस, इट्स अ बिग प्रोसेस, लेकिन उसको एक ऑर्डर में तरीके से करना, कब करना है, क्या करना है, वो ज़रूरी है जानना, ठीक है ना। तो आप ये समझ लीजिए कि आप कंप्लायंस ऑफिसर हैं, आपको ही एज अ CS कंप्लायंस फ्रेमवर्क तैयार करना है कंपनी के अंदर। तो अगर सपोज आपको फ्रेमवर्क तैयार करना है, ठीक है, मैं आपको बोलूँ, जैसे मैं आप डायरेक्टर हो, आप कंपनी सेक्रेटरी, मैं आपको बोलूँ यार इसका हमारी कंपनी अभी नई नई लिस्टिंग हुई है तो आप प्लीज़ एक इस पूरे फॉलोइंग ईयर का कंप्लायंस फ्रेमवर्क तैयार करिए। क्या करेंगे, क्या करेंगे आप? फ्रेमवर्क का मतलब क्या, एक पूरा स्टेप बाय स्टेप एक्टिविटी। अच्छा, इसके बड़े सारे फायदे हैं। एक तो क्या है, कोई चीज़ छूटेगी नहीं, नॉन कंप्लायंस नहीं होगी। उसके बाद नॉन कंप्लायंस तो तुम्हें पता सबसे बड़ी दुखद चीज़ होती है CS के लिए, ठीक है ना, तो उससे बच जाओगे तुम, पेनल्टी अट्रैक्शन से बच जाओगे। दूसरा, आपकी कंपनी में कभी भी मतलब एक स्टेबिलिटी रहेगी, क्योंकि हर बिजनेस का एक ऑब्जेक्टिव होता है, उसका ऑब्जेक्टिव कंप्लायंसेस नहीं है, लेकिन नॉन कंप्लायंसेस के चक्कर में वो ऑब्जेक्ट खराब ज़रूर हो सकता है। अब जैसे एक सिंपल सी बात है, मेरी एक छोटी सी फैक्ट्री है, मेरी कंपनी है और कंपनी के अंदर मैंने एक नई फैक्ट्री सेटअप करी है गुजरात में। सो मेरे पे फैक्ट्रीज एक्ट लगेगा। वो सुना ना, 10 से ज़्यादा लोग हो, 20 से ज़्यादा लोग हो, 10 से ज़्यादा लोग हो विद द एड ऑफ पावर, या 20 से ज़्यादा लोग हो विदाउट द एड ऑफ पावर, तो फैक्ट्रीज एक्ट लगता है, ठीक है ना। तो फैक्ट्री एक्ट लगेगा। लेकिन सपोज फैक्ट्रीज एक्ट 1948 की मैंने कुछ कंप्लायंसेस नहीं कराई या आई वॉज नेग्लिजेंट, मैं इतनी बड़ी कंपनी हूँ और मुझे कोई शिपमेंट पहुँचानी है, बिकॉज ऑफ सम नॉन कंप्लायंस इंस्पेक्टर ने उस चीज़ को इंक्वायरी में डाल दी है और मेरा ऑब्जेक्ट तो खराब हो गया ना। भैया यहाँ कंपनी किस लिए बैठी है, खाली क्या कंप्लायंसेस करने के लिए बैठी है? नहीं, कंपनी बैठी है अपना काम करने के लिए, प्रॉफिट करने के लिए, उनका मेन ऑब्जेक्टिव है ये काम। लेकिन ये काम भी बड़ा ज़रूरी है, फ्रेमवर्क्स, compliances, laws, इसलिए we always have a legal team dedicated in every company to see to these matters, ठीक है ना। अब जितनी बड़ी कंपनी उतना बड़ा कंप्लायंस फ्रेमवर्क, जितनी छोटी कंपनी उतना छोटा कंप्लायंस फ्रेमवर्क। तो अगर एज अ CS आपको कंप्लायंस फ्रेमवर्क तैयार करना है तो सबसे पहले तो आपको कंपनी का टाइप पता होना चाहिए, पता होना चाहिए ना। अच्छा, सबसे कम कानून किस पे लगता है? प्राइवेट कंपनी पे, क्योंकि पब्लिक का पैसा तो यूज़ कर नहीं रही। फिर पब्लिक कंपनी में भी ज़्यादा कंप्लायंसेस लगती है, और लिस्टेड में तो सबसे ज़्यादा कंप्लायंसेस लगती हैं। सेबी की भी लग गई है, ये भी लग गई है, और जो कंपनी फॉरेन करती है वो फॉरेन एक्सचेंज में भी आ जाती है। सो यू अंडरस्टैंड, द वाइडर इज योर स्कोप, द वाइडर लॉज विल बी एप्लीकेबल, राइट। सो टाइप पता होना चाहिए, नेचर ऑफ कंपनी पता होनी चाहिए आपको, कंपनी का नेचर क्या है, कंपनी क्या बनाती है, क्या करती है, उसी के हिसाब से तो हम बता पाएंगे इसके एप्लीकेबल लॉज। और जब तक एप्लीकेबल एक्ट और लॉज नहीं पता होंगे तो कैसे बना लोगे तुम कंप्लायंस फ्रेमवर्क? अब मैंने बताया ना कि मेरी फैक्ट्री, तब तो तुमने बोला फैक्ट्रीज एक्ट लगेगा, फैक्ट्रीज एक्ट लगेगा तो लेबर भी है, तो पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट भी लगेगा, मिनिमम वेजेस एक्ट भी लगेगा। अगर आपने कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू लेबर रखी है तो कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट भी लगेगा। जितनी बातें करेंगे तो उतनी तो पता चलेगा ना एप्लीकेबिलिटी लॉज की। सो ये सब पता होना चाहिए, तभी फ्रेमवर्क रेडी होगा। फिर इंपॉर्टेंट होता है कंपनी सेक्रेटरी के लिए टाइमलाइंस।
जो कैलेंडर के फॉर्म में आती हैं, कौन से महीने में क्या करना है, ये करना है तो आरओसी को कितने दिनों में इंटीमेट करना है, 30 दिन में, 60 दिन में, अपील कितने दिनों में करना है, परमिशन कितने दिनों में सीक करनी है, रिड्रेसल मैकेनिज्म कितने समय में होता है, टाइम लाइन्स बड़ी ज़रूरी है, ठीक है ना। अभी देखो सपोज बोल रहे हैं कि एनुअल रिटर्न तुम्हें 30 सितंबर तक करनी है और तुम सीधा 29 सितंबर को बैठे हो फाइलिंग करने, इज इट अ गुड प्रैक्टिस? नो, इट्स नॉट। लास्ट मोमेंट पे फाइलिंग सबसे बैड प्रैक्टिस हो जाती है। ये नहीं सोच के यार फॉर्म ही तो है भर जाएगा, ऐसा नहीं होता है। कभी साइट क्रैश हो जाती है, डाउन होती है साइट, कभी पेमेंट फाइलिंग ठीक नहीं होती, तो वो चीज़ें ना डिस्टर्बिंग हो जाती हैं आपके लिए। सो हमेशा एडवाइजेबल रहता है कि फाइलिंग और ये सारे कंप्लायंसेस के काम आप एक अप्रोप्रिएट टाइमलाइन के बीच में करें, ठीक है ना। उसके बाद एक होता है, आपने खुद ICSI का जरा मुझे बताएंगे क्या है विजन मिशन, बताएंगे? गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस शब्द बड़ा सुना होगा तुमने। गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस मतलब कॉर्पोरेट गवर्नेंस इज एसोसिएटेड विद कंप्लायंसेस ऑफ लॉज, यू आर अ कॉर्पोरेट गवर्नेंस ऑफिसर, बट व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस? कुछ बैड गवर्नेंस भी होता है, मतलब कॉर्पोरेट गवर्नेंस मीन्स टू फॉलो लॉ, गुड तरीके से फॉलो करो, तो क्या बैड तरीके से भी कुछ फॉलो होता है? कभी इस चीज पे सोच विचार करे तुमने? देखो, आप लॉ तो फॉलो कर रहे हो पर ड्यू डेट निकल गई उसके बाद, चाहे 2 दिन बाद, चाहे 20 दिन बाद, पर दिस यू हैव फॉलोड लॉ बट नॉट विद इन द टाइम लाइन, सो इट इज बैड गवर्नेंस। सो ICSI always stress on this good corporate governance that it should be done on time, टाइमली चीजें हो, डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर हो, यू अंडरस्टैंड? ये सारी चीजें बहुत महत्व रखती हैं। तो टाइम लाइन्स, क्योंकि टाइम लाइन्स ही हमें फिर गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस करने मतलब इट विल बी ऑब्जेक्टिव गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस। सो टाइमलाइंस के बीच में करना है। तो कंप्लायंस फ्रेमवर्क, अभी तक हमने सिर्फ चैप्टर के हेडिंग का मतलब समझा है। कंप्लायंस फ्रेमवर्क क्या होता है? फ्रेमवर्क बनाने के लिए आप चार्ट्स बनाएंगे, टाइमलाइंस के लिए आप कैलेंडर बनाएंगे कि इस डेट पे क्या क्या करना है, ICS लीगल टीम को क्या करना है, ठीक है ना। उससे वही इन दोनों चीज़ों से क्या मिलेगी आपको क्लैरिटी मिलेगी, नॉन कंप्लायंस नहीं हो पाएगी, आपको नॉन कंप्लायंस फेस नहीं करना पड़ेगा। एक बड़ी अच्छी लाइन है विच यू विल अग्री नाउ, पहले ये शायद अग्रीबल नहीं था, इज इट एक्सपेंसिव? बिल्कुल। CS को सैलरी दो, फाइलिंग करो, उसमें फॉर्म के पैसे दो, भरो, ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन करो, बड़ी चीज़ें होती हैं, तो एक्सपेंसिव तो हो जाता है। कंप्लायंसेस आर एक्सपेंसिव। देन एक्सपेंसिव है तो क्या करें? ट्राई करेंगे आप, क्योंकि ये उससे भी ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाएगा, बर्बाद। अच्छा, ये करने से क्या क्या बर्बाद होगा सर, बता सकते हैं? मॉनेटरी तो है ही, पेनल्टी अट्रैक्ट करेंगे आप फॉर श्योर, और रेप्यूटेशन टार्निश हो जाएगी कंपनी की। कंपनी का जो एक सोर्स ऑफ फाइनेंस होता है विच इज़ पब्लिक, इट इज़ वर्किंग ओनली ऑन इमेज। आज आप शेयर कैपिटल में शेयर्स खरीदते हो, मार्केट में पैसा लगाते हो, मार्केट में एज ए इन्वेस्टर आप कंपनीज में पैसा लगाते हो, किसके बिना पे लगाते हो? किसी के साथ बैठ के कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हो? नहीं, तुम उनकी इमेज के हिसाब से करते हो। जिसके प्राइस ऊपर जा रहे होते हैं, इमेज अच्छी होती है, वहाँ पे आप पैसा लगाते हो। आज अगर मैं आपको बोल दूँ कि ये फलाना कंपनी नॉन कंप्लायंस के केस में पेनल्टी लग गई, यहीं से तुम पैसा निकाल लोगे अपना, अभी तुम शेयर बेच दोगे उनके। नहीं नहीं नहीं, ये तो भैया आपका ये ना इंक्वायरी में आ जाए, कुछ आ जाए। इमेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो नॉन कंप्लायंसेस के आई थिंक चैप्टर में हमारे ये टॉपिक है भी कि अगर आप नॉन कंप्लायंसेस करते हैं तो उसका नुकसान क्या है। ये जो आपका पूरा पार्ट 1 है ना, कंप्लायंस मैनेजमेंट, इसका मतलब है कि कंप्लायंस तो तुम्हारा काम है ही, पर इसको मैनेज करना है। मैनेजमेंट शब्द सुना है कभी? मैनेजमेंट सुना ही है यार, कॉमर्स के बच्चे तो इसी को पढ़ पढ़ के बड़े हुए हैं 11th-12th में। मैनेजमेंट, इसका फुल फॉर्म पता है क्या है? इसका भी कोई फुल फॉर्म है? मैनेजमेंट टैक्टफुली
इसका मतलब हमेशा सुना होगा मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ गेटिंग वर्क डन थ्रू अदर्स, वर्क डन बाय अदर्स, दूसरे से काम कराना ही अच्छी मैनेजमेंट होती है। तो ये कंप्लायंस मैनेजमेंट क्या बोल रहा है? एंड मैनेजमेंट ऑलवेज यू नो इट इंक्लूड्स दीज 5 थिंग्स, सुना होगा, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। क्या आप कंप्लायंसेस को प्लान नहीं करते हो? क्या उसके लिए सामान इकट्ठा नहीं करते हो? सामान मतलब इंसान, ह्यूमन रिसोर्सेज से लेके आप प्रिंटेबल रिसोर्सेज, सब चीज़ें करते हैं ऑर्गेनाइज। स्टाफिंग, यू स्टाफ पीपल फॉर एज इन अ लीगल टीम, यू गिव देम डायरेक्शन, द हेड CS, द सीनियर CS गिव डायरेक्शंस टू द जूनियर CS, एंड यू कंट्रोल कि कंप्लायंसेस हो रही है ना, ये तो नहीं सब बोलने पे हो रही है, मतलब इन पेपर और एग्जीक्यूशन में होनी चाहिए। सो ये कर रहे हो ना सारी चीज़ें, तब भी तो इसको कंप्लायंस मैनेजमेंट बोल रहे हैं कि कंप्लायंसेस को मैनेज करना चाहिए। ये इसलिए इंपॉर्टेंट मुद्दा बन चुका है कंप्लायंसेस मैनेजमेंट, क्योंकि अब नॉन कंप्लायंसेस के लिए कोई एस्केप नहीं है। एक समय होता था जब कंप्लायंसेस को बहुत हल्के में लिया जाता है, एंड सो द आवर प्रोफेशन ऑल्सो, है ना। आप देखते नहीं हो, पैसा हमारी कंट्री में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पैसे के लिए जब पैसे की बात आती है, अकाउंट्स की बात आती है, तो किसकी बात आती है? चार्टर्ड अकाउंटेंट, which is a very important profession in our country. So now CS also. Why? Because compliances are, the importance of compliances is increasing day by day. And why compliances की importance is increasing day by day? Why? क्यों एकदम अचानक से ऐसा क्या हो गया? इन्वेस्टमेंट इंक्रीजेज हुई हैं तो compliances, scams, scandals. हमेशा गवर्नमेंट इज ऑलवेज फॉर द पब्लिक इंटरेस्ट, एंड अगर कोई कंपनी में आप पैसा लगा रहे हो और कंपनी कोई स्कैंडल कर देती है, पैसा किसका डूबता है? पब्लिक का। सो ये जो हम पैसा लगाते हैं अपना हार्ड एंड मनी, क्यों लगा रहे हैं? वी आर मोबिलाइजिंग आवर फंड्स, वी आर इन्वेस्टिंग आवर फंड्स। बंदा इन्वेस्ट करेगा, अगर सोचो स्टॉक मार्केट आपने सुना होगा, इट वर्क्स ऑन इमोशन, लोगों को अगर लगता है तो वो पैसा निकाल भी लेते हैं, पैसा डालते हैं। अब एक बात बताइए, चलो अगर आप ये कॉन्सेप्ट ही खत्म कर दो, अरे छोड़ो क्या कंपनियों में पैसा लगाना, कंट्री ग्रो कर जाएगी इससे? कंट्री ग्रो करेगी बिना पैसे के? नो, इट इज अ साइकिल, एवरीथिंग इज इंटरलिंक्ड विद ईच अदर, यू अंडरस्टैंड। हम अगर पैसा नहीं लगाएंगे, देखो कंपनी अगर कानून फॉलो नहीं करेगी, कुछ भी करेगी, तो हमारा विश्वास टूटेगा, हमारा विश्वास टूटेगा, हम पैसा नहीं लगाएंगे, पैसा नहीं लगाएंगे तो कंट्री ग्रो नहीं करेगी, कंट्री ग्रो नहीं करेगी तो नेशनल इकोनॉमी हमारी थ्रेटन हो जाएगी। सो एवरीथिंग, कभी आपने सुना होगा कंपनी सेक्रेटरी आर द नेशन, मतलब दे हैव अ कंट्रीब्यूशन इन द इकोनॉमी, दे हैव ना, राइट और रॉन्ग। जिस कंट्री का आपने सुना होगा, बाहर बोलते हैं कि इंडिया के बाहर तो बहुत अच्छा क्लीन है एकदम, ये है वो है, क्यों? क्योंकि कानून स्ट्रिक्ट है। स्ट्रिक्ट कर दो कानून, जहाँ पे भी अगर आपको कोई चीज़ इम्प्रोवाइज करना है या बेटर करना है, तो वहाँ का आपको क्या ठीक करना पड़ेगा? लॉ। इवन इफ इट इज़ अ हाउस, आपके हाउस में, अब अगर घर पे अगर हर चीज़ अपनी मनमर्जी सब कर रहे हैं तो नहीं चल पाएगा ना। देर इज अ रूल, राइट। मैं ये नहीं बोलूँगी सेक्शन चल रहा है घरों में, बट देर इज अ रूल, देर इज अ डेकरम, ठीक है ना। तो बिना कानून के कुछ नहीं चल सकता, और कानून संभालने वाला, विच इज आवर प्रोफेशन, is growing at a very high speed, right? चलिए, तो कमिंग टू आवर कंप्लायंस फ्रेमवर्क, अभी भी हम फ्रेमवर्क के बारे में बात करे जा रहे हैं। खैर जितनी भी हमने बातें करी, इट इज़ ऑल एसोसिएटेड विद द सब्जेक्ट, सो नो वरीज। कंप्लायंस विद लॉज एंड रेगुलेशन मस्ट बी एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ एनी कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी, होनी ही चाहिए। स्ट्रैटेजी बनाते हो, प्रोडक्ट कैसा बनाएं, मार्केटिंग कैसे करें, भैया लॉ कैसे फॉलो करें, इसकी भी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। There has to be a compliance strategy in a company. Why? Because nowadays compliance has become a task. अच्छा, अगर इस इंस्टीट्यूट में एक रूल बना दिया जाए, एक रूल तो कोई भी फॉलो करा देगा, 2 रूल बना दीजिए कोई भी फॉलो करा देगा, बंच ऑफ रूल्स बना दिए जाएं तो उसके लिए कोई इंसान चाहिए होगा जो पूरा टाइम नजर रखे कि रूल्स फॉलो हो रहे हैं नहीं हो रहे, या ये रूल्स हो रहे, मतलब हर कोई नहीं कर सकता ना। तो जितना लॉ बढ़ रहा है उतना उसके कंप्लायंसेस की इंपॉर्टेंस भी बढ़ रही है। It is the responsibility of the board of director of the company to recognize the implication of applicable laws and regulation on the company while framing and setting the corporate strategy for achieving their target goals and objective. They must duly consider the compliances of applicable laws. कह रहे हैं कि अगर तुम अपना ऑब्जेक्टिव अच्छे से पाना चाहते हो तो कंप्लायंसेस को भी अच्छे से कंसिडर करो। मैंने क्या बताया, ऑब्जेक्टिव क्या है कंपनी का? टू अर्न प्रॉफिट। एक बिजनेस का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? टू अर्न प्रॉफिट। कभी किसी का ऑब्जेक्टिव सुना है कंपनी का? टू डू कंप्लायंसेस? नहीं, ये तो एक पार्ट है,
लेकिन ये पार्ट अगर तुमने ठीक से नहीं करा तो इट विल थ्रेटन योर बिजनेस, इट विल थ्रेटन, ठीक है ना। आगे देखिए, द BOD ऑफ द कंपनी नीड टू एस्टैब्लिश द फ्रेमवर्क। सो ये मैनेजमेंट को सोचना पड़ेगा। जिस कंपनी में नॉन कंप्लायंसेस हो रही है, इसका मतलब उसका बोर्ड ही वीक है, उसका बोर्ड वो इनिशिएट नहीं कर रहा। बोर्ड इनिशिएट नहीं कर रहा तो इसका मतलब आपको भी कल को दिक्कत आ सकती है ऐसी कंपनी में। इसलिए आपको भी कल को ऐसी कंपनी में काम करना चाहिए जहाँ का बोर्ड ऑल्सो रिस्पेक्ट द कंप्लायंसेस, तभी तो आपको, यू अंडरस्टैंड, तभी तो आपका काम हो पाएगा ना। नहीं तो ऐसे ही अगर तुम्हें डायरेक्टर बोल दे, चलो मैं तुम्हारी डायरेक्टर हूँ, आई एम एम्प्लॉयर, आई एम योर एम्प्लॉयर, इन अ जनरल पैरेलेंस आई एम योर एम्प्लॉयर, आई एम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, यू आर अ कंपनी सेक्रेटरी। इफ आई विल से नहीं नहीं ये नहीं करना, ये फॉर्म नहीं 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 ये नहीं फॉलो करना, कुछ नहीं, ये फाइलिंग करनी, कर लोगे आप? नहीं कर पाएंगे ना। अगर मैंने कोई फ्रेमवर्क नहीं बनाया, कोई ड्यूटी नहीं बांधी, कोई प्रॉपर लीगल टीम नहीं है, मतलब ऐसे ही चल रहा है, कोई पेनल्टी आएगी, कोई ROC से नोटिस आएगा, RD से नोटिस आएगा तो कर लेंगे, नहीं है गोली मारो। तो कल्चर समझ रहे हैं आप कैसा है? ऐसे कल्चर में आपके ऊपर नाम नहीं आएगा कल को। अगर मेरा ये एटीट्यूड रहा एज अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और ये कंपनी कल को कुछ ऐसे कॉन्सिक्वेंसेस, खराब कॉन्सिक्वेंसेस फेस करती है, तो वहाँ पे नाम किसका खराब होगा? कंपनी सेक्रेटरीज का ही। यू अंडरस्टैंड, यू आर कमिंग फ्रॉम अ कंपनी जिसका ये हाल हुआ है या व्हाटएवर। सो ये कंप्लायंसेस बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बन चुकी है। इट सर्व एज अ सपोर्टिंग सिस्टम ऑफ रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम एज इट रिड्यूसेस रिस्क एसोसिएटेड। व्हाट आर द रिस्क एसोसिएटेड विद नॉन कंप्लायंसेस? क्वेश्चन आ सकता है ना, व्हाट आर द रिस्क एसोसिएटेड विद नॉन कंप्लायंसेस? या ये भी हो सकता है, व्हाट आर द रिस्क एसोसिएटेड विद द इम्प्रॉपर इनइफेक्टिव कंप्लायंस फ्रेमवर्क? क्या रिस्क एसोसिएटेड है? मॉनेटरी रिस्क, अगर हम नॉन कंप्लायंस करेंगे तो क्या होगा? देखो इजी लैंग्वेज में क्वेश्चन पूछूं, व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ नॉन कंप्लाइंग विद लॉज? डिसएडवांटेजेस यही तो पूछा मैंने, व्हाट आर द रिस्क एसोसिएटेड विद इनइफेक्टिव कंप्लायंस फ्रेमवर्क या नॉन कंप्लायंस। अब क्वेश्चन समझे, घबराया मत करिए क्वेश्चन सुन के, क्या पूछ रहे हैं वो सुनिए ना, कि नॉन कंप्लायंस के क्या क्या रिस्क है। मतलब अगर कोई इंसान नॉन कंप्लायंस करता है, अपने आप से पूछा करिए जब क्वेश्चन देखें कि क्या पूछ रहा है इसमें, कि अगर कोई नॉन कंप्लायंस करता है तो इससे क्या रिस्क एसोसिएटेड है? इससे रिस्क एसोसिएटेड है फाइनेंशियल। फाइनेंशियल कैसे? एक तो पेनल्टी लगेगी तुम्हारे ऊपर, वो अलग। दूसरा, तुम्हारे जो स्टॉक मार्केट है उसके प्राइसेस डाउन हो जाएंगे, इन्वेस्टमेंट तुम्हारी बैक होल्ड कर लेंगे इन्वेस्टर्स, तो ये सारे फाइनेंशियल रिस्क हैं तुम्हारे। फंक्शनल रिस्क, मैंने अभी बताया नहीं, फैक्ट्री का काम रुक जाएगा इंस्पेक्टर अगर आ गया तो। फंक्शनल रिस्क, फंक्शनल डिस्टर्ब हो सकते हैं। अब देखो ये टॉपिक मैं सोच के नहीं आई हूँ कि मुझे बोलना है, मेरे को लगा मैंने आपसे पूछा और आपको आंसर बता रही हूँ। इसका मतलब ये नहीं मैं रट के बैठी हूँ रिस्क एसोसिएटेड। नाउ यू नो, एक टाइम ऐसा आता है जब आप इतना जब पढ़ लेते हो ना, दी थिंग्स कम लाइक दिस, और ये जार्गन टर्म्स थोड़े यूज करने पड़ेंगे। मैंने कैसे आपको क्वेश्चन की कैसे इजी लैंग्वेज में क्वेश्चन बता दिया और डिफिकल्ट लैंग्वेज में, तो आपको भी लैंग्वेज का इस्तेमाल करना है। नॉर्मल बच्चा क्या लिखेगा? फाइन्स, फाइन, स्पॉइल्ड इमेज, ये मत करना यार प्लीज यार, यू आर प्रोफेशनल स्टूडेंट। दिस इज मॉनेटरी रिस्क, इकोनॉमिक ग्रोथ, ये और नीचे आ जाएगा। सबसे पहले तो कंपनी में क्या क्या एक रिस्क आएगा वो, फिर हम इकोनॉमी का रिस्क, एक मतलब हम नैरो से ब्रॉडर बात करेंगे, ठीक है ना। स्पॉइल्ड इमेज को क्या अच्छा शब्द लिख सकते हो बताओ? हाँ, रेपुटेशन टार्निश्ड, रेपुटेशनल रिस्क, फाइनेंशियल रिस्क, रेपुटेशनल रिस्क, फंक्शनल रिस्क। कितना बड़ा बड़ा साउंड कर रहा है, बातें यही है ना, लेकिन ये लैंग्वेज जो होती है ना, यही आपको आबाद कर सकती है पेपर में और बर्बाद कर सकती है, ठीक है। नीचे का कंटेंट सेम लिख रहे हैं हम, स्पॉइल्ड इमेज, जैसे एक बच्चा है उसने स्पॉइल्ड इमेज लिख दिया, नीचे का कंटेंट, और आपने लिखा रेपुटेशनल रिस्क, ठीक है। आप दोनों बच्चों ने नीचे की बातें सेम लिखी हैं, शायद उस बच्चे ने ज़्यादा अच्छी लैंग्वेज लिखी, आपने लिखी, लेकिन जो ऊपर का पॉइंट है उसको मार्क्स नहीं मिलेगा। ये क्या लिखा है, ये कोई आंसर है ये? मतलब यू नो एग्जामिनर का ये क्या है, और आपका क्या इतना भारी शब्द लग रहे हैं, रेपुटेशनल रिस्क, फंक्शनल। ये मानो ना मानो, ये सारी बातें बहुत अफेक्ट करती हैं एग्जाम में, ठीक है। इसलिए कभी भी कोई भी आंसर लिखना हो, 2 मिनट का समय दीजिए उसकी हेडिंग्स पे, 2 मिनट आपको काम करना पड़ेगा उसके हेडिंग्स पे। अगर आप काम नहीं करेंगे उसके हेडिंग्स पे तो आपको उस चीज़ का नुकसान मिल सकता है एग्जाम में, ठीक है ना। आगे देखिए,
However, to ensure effective approach to compliance, the following steps should be taken by board of director. ये सब देखो इंट्रो है. पहला, सीनियर मैनेजमेंट को पूरा कंप्लायंस प्रोग्राम में इफेक्टिव पार्टिसिपेशन करना चाहिए, क्योंकि देखो जब तक वहाँ से हरी झंडी नहीं मिलेगी हम लीगल टीम में होकर क्या कर लेंगे, कुछ नहीं कर सकते हम. दूसरा, दे शुड रिव्यू कंप्लायंस मैनेजमेंट प्रोग्राम, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. क्यों रिव्यू नहीं कर रहे हो? सिर्फ कंप्लायंस मैनेजमेंट बना के छोड़ दिया, उसके बाद देख ही नहीं रहे हो कि क्या हो रहा है, उस पर कंट्रोलिंग नहीं कर रहे हो, तो ऐसे बनाने का फायदा नहीं ना. मशीन से ज़्यादा तो ह्यूमंस को कंट्रोलिंग की जरूरत होती है ना. टू एंश्योर इट रिमेन्स अपडेटेड एंड रेलिवेंट इन मॉडिफिकेशन चेंजेस विद द रेगुलेटरी रिजाइम. अब क्या है ना, आपके पास आपके अथॉरिटी ने बोला कि सर ये आपने ये गलती है आपकी कंपनी में. आप कहोगे अरे हमें तो पता ही नहीं था ये नया लॉ कब आया. तो ये थोड़ी ना, इग्नोरेंस ऑफ लॉ कैन नॉट बी एक्सक्यूज. वैसे मैं बताऊँ, इट कैन बी एक्सक्यूज बट नॉट एवरी टाइम. एक सफिशिएंट कॉज वाला क्लॉज हमेशा रहता है हमारे लॉ में, कि अगर आरओसी को ठीक लगा तो बढ़ा देगा टाइम, अगर इसको ठीक लगा तो ये हो जाएगा. ये बड़ी बातें सुनी हुई है ना आपने. मतलब हमारे लॉ में क्या होता है, प्रोविजन, फिर लिखी होगी पेनल्टी, फिर लिखा होगा अगर ये चीज़ आपने सफिशिएंट कॉज में प्रूव कर दी तो शायद आप इससे बच जाएंगे, कंपाउंडेबल हो जाएगी चीज़. या यू अंडरस्टैंड. मैं तो कहती हूँ ये अगर मगर हटा ही देना चाहिए, तभी तो और स्ट्रिक्टनेस हो जाएगी ना. लेकिन देखो, देयर इज ऑलवेज अ प्रोविजन फॉर सफिशिएंट कॉज, राइट. लेकिन हमारी कंट्री में तो बस बोलने की देर है, सफिशिएंट कॉज है तुम्हारे पास, वो तो 50 सफिशिएंट कॉज तो हम ऐसे निकाल देंगे, बेहोश हो जाएंगे, देखो मर गए, अपने को डेड डिक्लेयर कर देंगे. यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. इंडियंस आर टू स्मार्ट फॉर ऑल दिस, राइट. चलिए आगे देखिए. तो यहाँ पे हमें क्या 3 मोटी मोटी बातें कही हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने. डेवलपमेंट ऑफ प्रोग्राम, पहले बनाइए, फिर उसको रिव्यू करिए, और फिर मेक श्योर कि वो अपडेटेड है. ठीक है, तो इसको भी एक ऑर्डर में याद किया. बड़ी नॉर्मल सी बात है, हमेशा सोचिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का क्या रोल हो सकता है. पहले वो बनवाएगा कंप्लायंस प्रोग्राम, फिर उसको रिव्यू कराएगा, फिर मेक श्योर करेगा कि वो अपडेटेड है और फॉलो रहे. ठीक है ना. ये 3 ब्रॉड कैटेगरीज है जिसमें डायरेक्टर का रोल है. ठीक है. Effective corporate compliance framework enables the organization to achieve its objective and goals with compliance of applicable laws, mitigating the risk. Mitigating, अच्छा ये शब्द बड़े याद रखा करो, mitigating the risk. कितना बढ़िया लग रहा है ना, mitigating. mitigating मतलब कम करता है. reduce, अब reduce की जगह क्या लिखा है, mitigating. So if you do proper compliances, you have effective compliance program, you are effectively managing compliance, then it will help you to mitigate the risk associated with compliance, non-compliances. मैंने बताया ना क्या क्या risk associated होते हैं non-compliances के साथ, functional, monetary, reputational. तो ये सारे risk क्या हो जाएंगे, mitigate हो जाएंगे, कम हो जाएंगे. Compliance framework is to be built into corporate system to avoid non-compliance, and secretarial audit is carried out on periodical basis by independent professionals. इसके बारे में हम बड़ा ग्रंथ पढ़ने वाले हैं अगले पार्ट 2 में, कि secretarial audit is independent examination ही है ना, done by who, practicing CS, right, independent professional. ठीक है. तो ये independent शब्द बड़ा ज़रूरी होता है, क्योंकि internal audit में कंपनी का सीएस कर लेगा चलेगा, लेकिन जो सेक्रेटरियल ऑडिटेड हैज टू बी डन बाय द इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल, दैट इज अ प्रैक्टिसिंग सीएस, राइट. और फिर वो क्या तैयार करते हैं, रिपोर्ट दैट हाउ द ऑर्गेनाइजेशन इज कंप्लाइंग विद द रिक्वायरमेंट्स. कंपनी सेक्रेटरी प्ले अ वाइटल रोल इन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंप्लाइंसेस. अब आप बोलोगे यार, अब देखो, अब जब मैं नोट्स बना रही हूँ ना, तो मैं शायद ऊपर की ना ये 3 बातें ही लेती, बस ये नहीं बताती ना. ऑब्वियस बात है, नोट्स है, नोट्स तो श्रिंक ही होते हैं ना. पर कोई नहीं ना, हम जितना सुनेंगे, क्या पता कौन सी लाइन कब हमें स्ट्राइक कर जाए, हेल्प कर जाए, हमें इंट्रो बनाने में मदद दे दे. यू अंडरस्टैंड. तो यू शुड बी लीविंग एनीथिंग, मेक श्योर. और अभी तो स्टार्टिंग है, जून अटेम्प्ट है, बहुत टाइम है. ठीक है ना. जब टाइम है तो यूटिलाइज करना चाहिए ना. आगे देखिए. कंप्लायंस फ्रेमवर्क इज टू बी बिल्ड इन, अच्छा, कॉर्पोरेट कंप्लायंस मैनेजमेंट इन्वॉल्व्स अ फुल प्रोसेस. तो मैंने क्या आपको शुरू में ही बताया था कि जो कॉर्पोरेट, एक तो कॉर्पोरेट कंप्लायंसेस कॉर्पोरेट में ही होती हैं, और हमें कॉर्पोरेट कंप्लायंसेस ही देखनी है, हमें शॉप्स एस्टैब्लिशमेंट की कंप्लायंसेस नहीं देखनी. वी आर ऑलवेज एम्प्लॉयड एज सीएस इन अ कंपनी, ना कॉर्पोरेट. हम वहीं पे नौकरी करते हैं ना, कहाँ करते हैं, और दुकान में नौकरी करते हैं कि दुकानदार का लॉ देख लें हम, उसका क्या लॉ है भाई. यू अंडरस्टैंड. सो वी आर
into corporate compliances management. Management मतलब you have to do all the activities associated with planning, organizing, staffing, directing, controlling with respect to compliances. Compliances को plan करो, compliances के लिए organize करो staff, resources, compliances के लिए staffing करो, compliances के लिए direction दो और उन्हीं की controlling करो. That is compliance management, right? So it is a full process. तो इसका मतलब ये लाइन हमारे लिए अच्छी इंट्रो हो सकती है कहीं पे भी अगर हमें लिखना हो. क्वेश्चन आए हमें कंप्लायंस मैनेजमेंट के बारे में बताइए, कंप्लायंस फ्रेमवर्क के बारे में बताइए, कंप्लायंस से जुड़े हुए रिस्क बताइए, ये कुछ भी आ जाए क्वेश्चन, हमें इंट्रो तो लिखना है ना 4 लाइनों का. तो वी कैन राइट कंप्लायंस कॉर्पोरेट कंप्लायंस मैनेजमेंट इज अ फुल process of research and analysis as well as investigation and evaluation. Such an exercise is undertaken in order to determine the potential issues and get a realistic view about how the entity is performing and how it is likely to perform in future. ये वाली बात तो फिर भी आगे की बात है. अगर कोई नई कंपनी है, जैसे मेरी कंपनी है, पहले ये ओपीसी थी. जब नया नया बिजनेस स्टार्ट करा तो मैंने इसको ओपीसी रजिस्टर कराया बिकॉज आई डिडंट वांट सोल प्रोप्राइटर. ओपीसी का कॉन्सेप्ट पता ना क्यों आया है? सोल प्रोप्राइटर को लीगल शक्ल देने के लिए. क्योंकि जो सोल प्रोप्राइटर होते हैं कहीं भी दुकान खोल के अपना छोटा सा बिजनेस, एवरी बिजनेस इज स्मॉल इन द बिगिनिंग. आई वुड नॉट मेक अ डिमार्केशन कि एवरी, बट लाइक 99% बिजनेस इज स्मॉल इन द बिगिनिंग. इट ग्रोज विद टाइम, राइट? तो ओपीसी था मेरा, मैंने उसको कन्वर्ट करा प्राइवेट कंपनी में 2 साल बाद. 2 साल बाद ही कर, एक लूप पीरियड होना चाहिए. फिर मैंने प्राइवेट कंपनी के बाद जब प्राइवेट कंपनी बनी, थोड़ी कंप्लायंसेस हुई, आई हैड अ लीगल टीम, आई हैड 2 कंपनी सेक्रेटरीज. जब ये फिर मैंने इसको पब्लिक में कन्वर्ट करा, पब्लिक के बाद लिस्टेड में भी जाऊंगी तो चीज़ें बढ़ेंगी नहीं क्या? बढ़ेंगी. तो आई एम गोइंग दिस मैनेजमेंट प्रोसेस. अगर मैं शुरू से कंप्लायंस मैनेजमेंट कर रही हूँ, जब मेरी कंपनी ओपीसी थी, ओपीसी में कंप्लायंसेस नहीं होती हैं क्या? होती हैं. क्यों नहीं होती हैं? मीटिंग्स तो उसमें भी होती हैं, हाँ, लेकिन पूरे साल में 2 होती है, जिसमें 6 महीने में एक बार होनी चाहिए, ये सब पढ़ा है. और 2 मीटिंग के बीच में गैप होना चाहिए 90 दिन का. तो ये सब बातें हमने सुनी हुई हैं. तो कंप्लायंसेस तो है ना ओपीसी में भी, पर बहुत कम. थिंग्स विल ग्रो. अगर मैं शुरू से मैनेजमेंट करके चल रही हूँ, सो आई विल आई कैन फोरसी द फ्यूचर ऑफ माई कंपनी विद रिस्पेक्ट टू कंप्लायंस. फोरसी मतलब मैं देख पाऊंगी आगे का. जो कंप्लायंसेस कर ही नहीं रहा, मैनेजमेंट कर ही नहीं रहा, तो उसकी आप समझ लीजिए क्या होगा. Compliances are rewarded with positive public image and customer trust. We have talked about it. कि compliances से हमारी positive image build होती है. Compliance management मारुति सुजुकी लिमिटेड के बारे में बताया गया आपको. यहाँ बोल रहा है to ensure compliances with increasing regulatory requirement enforcement, the company has established system and control to continually ensure zero non-compliance with law. एयरटेल को भी एक बार खिताब मिला हुआ इस चीज़ का. A compliance certificate is submitted to the board on a quarterly basis. During the reporting period, over 3,500 applicable compliances were monitored through an electronic system and 78 compliance health checks were done covering all facilities. The tracking mechanism was enhanced to manage compliances more efficiently and productively. वैसे किसी को कभी देखोगे नहीं तुम पैसा खर्च करते हुए फॉर कंप्लायंसेस, बट कहते हैं, मैंने बोला ना, नॉन कंप्लायंसेस के आजकल इतने रिस्क है ना कि इट्स लाइक योर इन्वेस्टमेंट इन कंप्लायंसेस. जैसे आप एक प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करते हो कि कल को जाके हमें ये प्रॉफिट देगा, तो वैसे ही आज की डेट में ना कंप्लायंसेस इतना इंपॉर्टेंट मुद्दा बन चुका है कि कंपनीज आर इन्वेस्टिंग इन देम फॉर मैनेजमेंट, फॉर देयर मॉनिटरिंग, फॉर देयर अपडेशन, फॉर देयर रिव्यूइंग, फॉर देयर कंट्रोलिंग, फॉर एवरीथिंग. कंपनीज आर इन्वेस्टिंग. देखो यही तो पढ़ रहे हैं मारुति के बारे में. अब कहो कि इतनी कंप्लायंसेस लग रही है मारुति में, तो क्या एक एक्ट लगता है क्या कंपनी के ऊपर? मैंने आपको फैक्ट्री, अभी गुजरात की फैक्ट्री में 6 एक्ट तो सुना दिए थे. सो देयर लॉट ऑफ कंप्लायंसेस, राइट? तो एक प्रॉपर मैकेनिज्म इज वेरी इंपॉर्टेंट. There was no significant non-compliance with applicable laws and regulation during the year. The company observes an annual compliance month, reinforcing its commitment to business with compliance and integrity. तो इन्होंने अपने एक मतलब सारी सॉफ्टवेयर तो लाए हैं compliances को ट्रैक करने के लिए. साथ में कहते हैं compliance month, जिसमें हम सेलिब्रेट करेंगे कि हम how well we are doing compliances, because they want to make the company zero non-compliance. अब आप सोचो मारुति का ऑब्जेक्टिव क्या है और वो कर क्या रहा है. तो ये भी एक इंटीग्रल पार्ट हुआ ना कंप्लायंसेस, क्योंकि उनको पता है कि कंप्लायंसेस से हम विश्वास जीतेंगे, विश्वास से हम पैसा जीतेंगे, पैसे से बिजनेस को ग्रो करेंगे, तो अल्टीमेटली इट इज गोइंग टू लीड अस टू प्रॉफिट, राइट?
ओवर द ईयर्स द कंपनी, इनफैक्ट कभी भी आपके सामने ऐसा चैलेंज आए कि यू आर वर्किंग इन अ कंपनी एंड मे बी योर सीनियर इज लाइक नॉट वेरी मच विलिंग फॉर कंप्लायंसेस, बट यू नो हाउ कंप्लायंसेस आर इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप तो CS हो, ठीक है. सो यू हैव दिस वेपन ओनली, जो मैंने अभी चीज़ बताई है कि सर नॉन कंप्लायंस नहीं करेंगे तो सर ये हो जाएगा वो हो जाएगा, और फ़ायदे गिनवाओगे कंप्लायंसेस के, क्योंकि कंपनी का फायदा तो करोगे, तुम एम्प्लॉई हो, लेकिन तुम्हें पता ना कि तुम्हारी इमेज टार्निश हो जाए, इमेज खराब हो जाएगी एज अ CS कल को अगर कंपनी, यू अंडरस्टैंड. कंपनी सेक्रेटरीज, आई थिंक आई हैव हर्ड दिस समवेयर, समबडी सेइंग दैट कंपनी सेक्रेटरीज आर डॉक्टर्स फॉर लॉ, राइट. डॉक्टर बोलता है अगर तुम्हें डरा दे, अच्छा डॉक्टर बोले नहीं 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 कोई बीमारी नहीं, दवाई मत खाना, तुम भी कहोगे चल छोड़ो कौन खाएगा दवाई, घर चलो, ठीक है. लेकिन अगर डॉक्टर डरा दे नहीं 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 देखो आपको अपना कोर्स कंप्लीट करना है, तो दिस थिंग विल यू नो कम अगेन एंड आपको दिक्कत हो, तो आप तुरंत चाहे जितने मर्जी की दवाई हो इंजेक्शन भी लगवा लोगे. डराने वाली बात होती है ना, यू अंडरस्टैंड. आप अगर अपने सीनियर को बोलोगे, उनको इम्पोर्टेंस बताएंगे कि क्या क्या कंप्लायंसेस की इंपॉर्टेंस है, तो दे विल डेफिनेटली अंडरस्टैंड, राइट. अब वो डायरेक्टर्स हैं, मैनेजमेंट है, प्रॉफिट की भाषा समझते हैं, तो हम उनको प्रॉफिट की भाषा में समझा देंगे कंप्लायंसेस और प्रॉफिट का क्या रिलेशन है, ठीक है. सो इट्स ऑल अबाउट हाउ कन्विंसिंगली यू से. Over the years, the company has continued to enhance its compliance program for meeting statutory obligation. तो ये मारुति के बारे में बेसिकली बता रहे हैं. अब आप बोलेंगे क्या ये केस एग्जाम में आ सकता है? कोई केस नहीं है, ये सब आपको बताया जा रहा है कि मारुति ने क्या करा है कंप्लायंस मैनेजमेंट के लिए, ठीक है. इसको लेके अलग सा क्वेश्चन नहीं आएगा कि मारुति के बारे में बताइए. आप किसी क्वेश्चन में स्टेट करना चाहें तो कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं. In financial year 2020-21, Compliance Month was organized virtually on the theme Being Compliant in the New Normal. इन्होंने ऑनलाइन भी नहीं छोड़ा, इन्होंने ऑनलाइन भी ये मंथ सेलिब्रेट किया था जब सब कुछ वर्चुअल नहीं हो गया था, जूम में सब इंक्लूड ज्वाइन हो रहे थे, तो वहाँ पे भी इन्होंने कह रहे हैं छोड़ा नहीं ये मंथ, वहाँ पे भी सेलिब्रेट करा कि हम वी आर प्राउड टू बी कंप्लाइंट, वी डू एवरीथिंग टू मेक आवर कंपनी कंप्लायंस. इट्स अ मार्केटिंग थिंग ऑल्सो, राइट. तो इसका क्या नाम रखा? बीइंग कंप्लायंट इन न्यू नॉर्मल. वो न्यू नॉर्मल नहीं हो गया था, अच्छा जूम बड़ा नॉर्मल है. Such an the event comprised panel discussion, training program, external speaker series covering topics like increased relevance of privacy, cyber security, changing face of enterprise risk, compliance, governance, learning from pandemic. तो ये सब टॉपिक हुए थे. As a first, the company's board participated in the event along with the senior leaders. ठीक है, मारुति के बारे में बता रहे हैं कि मारुति ने ये सब कुछ किया, ठीक है ना. चलिए, emerging concept of 21st century, GRC. GRC क्या है? गवर्नेंस, रिस्क मैनेजमेंट एंड कंप्लायंस. ये आजकल का कह रहे हैं बड़ा नया कॉन्सेप्ट है. क्या है ये तीनों चीजें? गवर्नेंस. गवर्नेंस मीन्स कंप्लाई विद लॉ, कंप्लायंस मीन्स टू फॉलो लॉ, ओबे लॉ. व्हाट इज द डिफरेंस? Okay, so abeyance is done first and then the governance is a broader thing. We can say governance बहुत बड़ी broader बात है, compliance उसका part है, right? गवर्नेंस मैकेनिज्म हमारी कंपनी में कैसा है कि हम हर चीज़ को कैसे मॉनिटरिंग कर रहे हैं, हर चीज़ के कंप्लायंस के लिए हम क्या कर रहे हैं. एक तो होता है कंप्लायंस कर लिया, जैसे मैं आपको बोलूँ ये चैप्टर आपको घर जाके पढ़ना है, आपने पढ़ लिया, रीड कर लिया, अच्छा ये कराया, चलो ठीक है. एक बच्चे जो आपके साथ का दूसरा बच्चा है उसने पढ़ा, लर्न की बातें, स्कैनर से भी सॉल्व कर लिया साथ में. यू अंडरस्टैंड? इट इज अबाउट हाउ इफेक्टिवली यू डू इट. तो कंप्लायंसेस तो कर रहे हो, बट हाउ इफेक्टिवली यू आर डूइंग इट, हाउ प्रॉपर मॉनिटरिंग, हाउ प्रॉपर मैनेजमेंट, सो ऑल दैट कवर्स अंडर गवर्नेंस. रिस्क मैनेजमेंट. रिस्क ना कंपनी में बहुत प्रकार का होता है. एम्प्लॉय का रिस्क, स्ट्राइक पे चले गए वर्कर, ले ऑफ का रिस्क, रिट्रेंचमेंट का रिस्क, प्रोडक्ट की सक्सेस नहीं हुई उसका रिस्क, कस्टमर रिव्यूज का रिस्क. तो कंपनी में रिस्क तो बहुत प्रकार के हैं, लेकिन हमें एज अ CS कौन से रिस्क से मतलब है? कंप्लायंस रिस्क. कंप्लायंस रिस्क मतलब नॉन कंप्लायंस से जुड़े हुए जितनी बातें हैं उसका जिम्मा हमारा है. We are talking about the risk management part which is associated with compliances. हमने सारे रिस्क मैनेज करने का थोड़ी ना वो जिम्मा लिया हुआ है कंपनी में. हमारा जो पूरा फोकस, हमारा जो पूरा एक रिस्क मैनेजमेंट है वो किसके लेकर है? कंप्लायंसेस को लेके, ठीक है ना.
तो यहाँ कह रहे हैं ये तीन बड़े इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, गवर्नेंस, रिस्क मैनेजमेंट एंड योर कंप्लायंसेस। अच्छा, रिस्क मैनेजमेंट आपको बताती हूँ एक बात, रिस्क मैनेजमेंट की। रिस्क मैनेजमेंट ना एक बहुत बड़ा टॉपिक है, ठीक है ना, जिसमें डिटेल्ड रिस्क असेसमेंट होता है, सब कुछ होता है। एज अ कंपनी सेक्रेटरी आपको क्या लगता है कि हम तो ना बहुत अच्छे कंपनी सेक्रेटरी बनेंगे, सारी चीज़ें कंप्लाई कराएंगे तो हमारा तो जीरो रिस्क हो गया मैनेज? इज इट लाइक दैट? इज इट लाइक दैट? फिर क्या करना है रिस्क मैनेज? देखो, एक होता है रिस्क दैट कैन बी सीन, कि अगर हमने ये सेक्शन फॉलो नहीं करा तो हमारे ऊपर फलाना पेनल्टी 2.5 लाख रुपए की लगेगी, जिसमें डायरेक्टर को 6 महीने की जेल भी हो सकती है। समथिंग दैट कैन बी सीन। एक रिस्क होता है दैट कैन नॉट बी सीन, आप उसको फोरसी भी नहीं कर सकते। वो कौन सा होता है, बता सकता है? नेचुरल डिजास्टर, एनवायरमेंटल प्रॉब्लम, पैंडमिक, ठीक है ना, एनवायरमेंटल चेंजेस के साथ साथ लीगल चेंजेस, गवर्नमेंट चेंज हो गई, जिस कंपनी की तुमने परमिशन सीख करी थी इंस्पेक्टर से, इंस्पेक्टर चेंज हो गया, गवर्नमेंट का लॉ चेंज हो गया, गवर्नमेंट चेंज हो गई, ये रिस्क नहीं है क्या? सो दैट इज मैनेजमेंट। नथिंग शुड अफेक्ट। अगर मैं आपको बताऊं, जैसे आजकल आपका देख रहे होंगे कि इतने टाइम से यहाँ इंस्टीट्यूट्स खुले हुए हैं, कितने सालों से? बहुत सालों से, 10 साल से, तो 10 से ऊपर साल तो यहीं हो गए हैं इस इंस्टीट्यूट को। तो बहुत सालों से इंस्टीट्यूट्स ओपन है और बहुत जगह है, क्रॉस दिल्ली बड़ी बड़ी कंपनी के जो इंस्टीट्यूट्स थे जहाँ पे टीचिंग हो रही थी, वो तक बंद कर दिए गए बिकॉज ऑफ दिस ऑर्डर दैट हैज़ बीन पास्ड। मतलब उन पे ऑर्डर आ गया है, पेनल्टी आ गई है। वाई ऑल ऑफ द सडन थिंग्स हैपन? वाई? यही चीज़ जो सालों से चलती आ रही है, कंप्लायंसेस हो रही है, आप ये है ना, ऑपरेशनल रिस्क है ना, दिस इज लीगल रिस्क। कि कुछ रिस्क होते दैट कैन बी सीन, दैट कैन बी मैनेज्ड, देयर आर सम रिस्क दैट कैन नॉट बी मैनेज्ड, दे गो आउट ऑफ योर हैंड। यू अंडरस्टैंड? तो ये जो गो आउट ऑफ योर हैंड होते हैं ना, इसमें भी हमें एज अ प्रोफेशनल वी हैव टू टेक क्रूशियल स्टेप्स टू मैनेज आवर कंपनी एंड द रिस्क एसोसिएटेड विद दिस। ठीक है, तो इसके लिए भी हमारे पास प्लान बी होना चाहिए। प्लान बी नहीं, बिल्कुल आप बोलो बिल्कुल ही अनफोर्सीन रिस्क आया जिसका दूर दूर तक कोई अंदाजा नहीं है, अचानक से ऐसा कुछ हो जाए, तो उसके लिए भी द टीम शुड बी केपेबल इनफ टू मैनेज इन द गिवन सिचुएशन। सिचुएशनल रिस्क भी बोलते हैं उसको, एक सिचुएशन को मैनेज करने के लिए। ये जो देखे होते हैं ये सबसे ईजी टू मैनेज होते हैं, क्योंकि तो हमारे हाथ में होते हैं। कुछ चीज़ें हमारे हाथ में होती है, कुछ चीज़ें हमारे हाथ में नहीं होती हैं, राइट? और प्रिसाइसली समझाने के लिए, ये पानी गिर रहा है टैप से, आपने इसके नीचे रख दी बकेट, आपने निकला, अरे मैंने पानी बचा लिया, पानी बचा लिया, पर यहाँ पे अगर एक छोटा सा होल है बकेट में, यहाँ से पानी निकल रहा है, तुम देख भी नहीं पा रहे हो। दिस इज दैट रिस्क विच नीड्स मोर अटेंशन। ये तो हो ही जाएगा मैनेज, ये तो दिख रहा है ना। सो देर आर थिंग्स लाइक दैट, ठीक है। आगे देखिए, द 3 एलिमेंट GRC, तो आप भी GRC की तरह इसको याद रखिए। GRC के ऊपर क्वेश्चन डायरेक्ट आ सकता है, आना चाहे तो आ जाए, हमारी बला से हम अच्छे से लिख लेंगे, बहुत ईजी डायरेक्ट क्वेश्चन है। तो और मैं वैसे ही बताऊँ, पार्ट 1 में ना सारी ऐसी बातें हैं, ये है। उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन, रिकॉर्ड्स, CS का क्या क्या रोल होता है डॉक्यूमेंटेशन और रिकॉर्ड्स मेंटेन करने में, बड़ी ऐसी बातें हैं जिसमें आपको पूछा जाएगा कि अगर डॉक्यूमेंटेशन ठीक से नहीं करेगा CS तो क्या होगा। ऐसी ऐसी बातें, मतलब बड़ी जनरल चीज़ें हैं जो आप खुद भी ना एक चीज़ को री इमेजिन करके आप लिख सकते हो। अपने आप को CS समझो कि अच्छा मैं डॉक्यूमेंटेशन नहीं करूँगा या करूँगी तो क्या होगा। तो चीज़ें, थिंग्स आर वेरी लाइट इन दिस सब्जेक्ट, आई वुड से। Corporate governance or corporate governance is the overall system of rules, practice and standards that guide the business with respect to compliances. Governance is a combination of process established and executed by the director for achieving their or the board of director that are reflected in organization structure and how it is managed and led towards achieving goals. गवर्नेंस डिस्क्राइब्स द ओवरऑल मैनेजमेंट अप्रोच। यहाँ से थोड़ी नॉर्मल लैंग्वेज शुरू हो जाती है। गवर्नेंस एक ऐसी अप्रोच है जो कौन इस्तेमाल करता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। किस खुशी में? अपने गोल्स को अचीव करने के लिए। अब आप अगेन बोलोगे इनका गोल तो प्रॉफिट है, लेकिन मैंने समझाया ना कैसे कंप्लायंसेस आर एसोसिएटेड विद प्रॉफिट, राइट? तो यहाँ कह रहे हैं गवर्नेंस एक्टिविटीज एंश्योर दैट क्रिटिकल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन रीचिंग द एग्जीक्यूटिव टीम इज सफिशिएंटली कंप्लीट, एक्यूरेट, टाइमली एंड एनेबल एप्रोप्रिएट मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग।
अब आप कहोगे हमें तो अभी आपने ये बोल दिया था गवर्नेंस एक ब्रॉडर चीज़ है, कानून फॉलो करो और नज़र रखो, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है? इतनी एनेबल होने चाहिए आप। गवर्नेंस मतलब एक होता है हम कंप्लायंस कर रहे हैं, गवर्नेंस नहीं कर रहे, मतलब हम सिर्फ लॉ फॉलो कर रहे हैं लेकिन कुछ ऐसा नहीं कर रहे, कोई ऐसा प्रोसेस यूज नहीं कर रहे, कैसी अप्रोच यूज नहीं कर रहे जिससे हम कुछ ऐसे रिस्क को भी मैनेज कर पाएं या हम कुछ टाइमली मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग कर पाएं, राइट? क्योंकि नॉन कंप्लायंसेस या कंप्लायंस मैनेजमेंट तो किसी के ऊपर भी आ सकती है। सो गवर्नेंस इज अ ब्रॉडर थिंग। गवर्नेंस क्या कर रहा है? आपको इनेबल कर रहा है कि आप अप्रोप्रिएट मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग कर सकें एंड कंट्रोल मैकेनिज्म बना सकें लीगल एस्पेक्ट के ऊपर। लीगल एस्पेक्ट पे भी कंट्रोल करना आज की डेट में बहुत ज़रूरी है। हमारे कंट्री में देखो, किसी को पूछो बिजनेस करना है, कोई बोलेगा हाँ। आजकल एक तो हमारे इंडिया में ना हर इंडियन के मन में बिजनेस चलता है। किसी को भी पूछ लो, सड़क पे चलते पूछ लेना किसी से, आपको बिजनेस करना है? नहीं, मैं नौकरी करता हूँ, पर हाँ करना चाहूँ तो मैं ये वाला बिजनेस कर सकता हूँ, है ना? आपको पता है इंडिया ना इज रैंक्ड एज द आई थिंक फर्स्ट टॉप 5, आई थिंक टॉप 3 में ही आता है इंडिया इन रैंकिंग व्हेन इट कम्स टू द पोटेंशियल ऑफ बिजनेस। सो वी ऑल हैव पोटेंशियल। हम अपना कोई भी बिजनेस खोल लेंगे घर पे, हम सब में बहुत टैलेंट है, लेकिन ये जो लॉ कंप्लायंस से चीज़ें होती है ना, बड़ा बैक होल्ड करती हैं चीज़ों को। अगर मुझे एक छोटी सी दुकान खोलनी है या मुझे एक कैनोपी खोलना है एक मार्केट में, एमसीडी के धक्के खाओ, ये करो, ये जो हैसल होता है ना यहाँ पे, दिस रियली रिटेलिएट्स यू बैक, इट होल्ड्स यू बैक, है ना? राइट? सो अब क्या है ना, कंपनीज, अब कहोगे गवर्नेंस हम यहाँ क्यों आ गए? इसलिए आ गए क्योंकि लॉ बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, लीगल एस्पेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। लीगल एस्पेक्ट तुमने जीत लिया अगर कंपनी में, तो तुम्हारी बिजनेस फंक्शनिंग स्मूथ ही रहेगी। फिर चाहे तुम्हारी बैलेंस शीट में या तुम्हारे पीएनएल स्टेटमेंट में किसी दिन प्रॉफिट कम भी दिख जाएगा, चलेगा, लेकिन लीगल एस्पेक्ट स्ट्रांग होना चाहिए, क्योंकि लीगल एस्पेक्ट हिट कर गया तो कंपनी बहुत नुकसान में जा सकती है। मैंने अभी रिस्क के बारे में डिस्कस किया ही ना आपसे, बहुत नुकसान में जा सकती है। तो लीगल एस्पेक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इससे गवर्नेंस होनी चाहिए, जैसे आपने बोला कंट्रोलिंग, नजर रखना, खाली कंप्लायंस से कुछ नहीं होगा, मॉनिटरिंग भी जरूरी है। रिस्क और एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट, ERM, बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये भी एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप पोटेंशियल क्या देखते हो? हैजर्ड्स, क्या मुश्किलें आ सकती हैं, क्या रिस्क एसोसिएटेड है। रिस्क मैनेजमेंट इज प्रिडिक्टिंग एंड मैनेजिंग, ठीक है ना? जो दिख रहा है वो तो मैनेज कर ही रहे हो और प्रिडिक्ट भी कर रहे हो, फोर्सी भी कर रहे हो कि क्या रिस्क आ सकता है हमारी कंपनी को। रिस्क, अच्छा एक बात बताइए, कंपनी को ना एक बोनस शेयर्स इशू करने हैं या कंपनी को ESOP करना है, वो कंपनी सेक्रेटरी को पूछती नहीं है या कुछ प्रॉब्लम तो नहीं आएगी, या क्या प्रोसेस है, या इससे कोई रिस्क तो नहीं है एसोसिएटेड ESOP करने से, या क्या करे, या अगर मैं इस एम्प्लॉय की ग्रेचुइटी फोरफीट कर लूँ तो क्या करे। अच्छा, मैं इस एम्प्लॉय को सस्पेंड कर रहा हूँ, आपको पता है किसी वर्कर या एम्प्लॉय के ऊपर इंक्वायरी अगर चलती है, सस्पेंड भी कर देते हैं, तब भी सब्सटेनेंस अलाउंस देना पड़ता है एम्प्लॉयर को, नो डैट 50% ऑफ सैलरी देनी पड़ती है, क्योंकि इंक्वायरी तुम करा रहे हो। और अगर 3 महीने से ऊपर इंक्वायरी हो गई तब भी कुछ निष्कर्ष नहीं निकला तो 75% सैलरी दोगे तुम, क्योंकि अगर कुछ गलत होता तो 3 महीने में आ जाता ना, तो अभी भी इंक्वायरी करवा रहे हो तो फिर तो 75%। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं। तो CS कहेगा अरे सर इतनी इंक्वायरी कराने से, इतना वो करने से अच्छा तो आप इतना डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग में जाने से अच्छा आप घर पे मतलब इन हाउस ही निपटा लो। यू अंडरस्टैंड? सो एक CS जो होता है वो रिस्क मैनेज करने की बात बताएगा, वो बताएगा कि क्या रिस्क जुड़ा हुआ है, क्या रिस्क आ सकता है, उसके लिए आज ही हम स्टेप ले लें, या अगर आगे जाके इन केस अगर कुछ ऐसा आया जो हमें नहीं दिख रहा तो उसके लिए भी हम ऐसे इस तरीके से तैयार रहेंगे, ठीक है ना? अब डीमोनेटाइजेशन आया था तो बहुत सारी कंपनीज के ऊपर बहुत सारे लिटिगेशंस गए थे, ये पिटिशन, वो उसके अगेंस्ट, ये केस, वो केस। तो लीगल टीम नोज हाउ टू हैंडल दोज थिंग्स, हाउ टू मिटिगेट दैट दोज थिंग्स, हाउ टू रेक्टिफाई दोज थिंग्स, ठीक है ना? तो यहाँ कह रहे हैं रिस्क मैनेजमेंट इज सेट ऑफ प्रोसेसेस थ्रू विच मैनेजमेंट आइडेंटिफाई करता है, एनालाइज करता है, और जहाँ नेसेसरी होता है वहाँ रिस्पॉन्ड भी करता है। आइडेंटिफाई मतलब देखना, देख के खाली छोड़ दें नहीं, एनालाइज करेंगे, और एनालाइज करके छोड़ दें नहीं, रिस्पॉन्ड भी करेंगे। सो दैट इज ऑल द प्रोसेस ऑफ रिस्क मैनेजमेंट।
The response to risk typically depends on their perceived gravity and involves controlling, avoiding, accepting or transferring them to a third party, whereas organization routinely manage a wide range of risk, चाहे वो कोई भी रिस्क है, टेक्नोलॉजिकल रिस्क, कमर्शियल रिस्क या इन्फॉर्मेशन रिस्क, वो ज़्यादा ठीक से मैनेज कर लेती है. यहाँ कह रहे हैं जो कंपनी, अच्छा एक बात बताओ, मैं कंपनी ए, तुम कंपनी बी, मैं रिस्क बिल्कुल मैनेज नहीं करती, मेरी कंपनी में कोई ऐसा डेडिकेटेड प्रोसेस नहीं है जिसमें रिस्क मैनेजमेंट होता है. सपोज कुछ आ गया मेरी कंपनी में, कोई टेक्नोलॉजिकल रिस्क आ गया, तो मैं मैनेज नहीं कर पाऊंगी ना, एकदम से कैसे चेंज करूंगी कुछ. लेकिन तुम बड़े तेज हो, तुम मार्केट स्टडी करके रखते हो, तुम्हें पता चल गया टेक्नोलॉजिकल रिस्क आया, तो यू विल बी एबल टू टेक डिसीजन मेकिंग अकॉर्डिंगली, यू नो, आप टाइमली ठीक कर पाओगे उस चीज़ को. अब जैसे क्या है ना, इलेक्ट्रॉनिक कार्स बहुत आ रही हैं, या वो वाली इलेक्ट्रॉनिक ही होती है ना, वो कौन सी है जिसमें ऑटोमेटिक क्लच नहीं है, जिसमें ठीक है क्लच गियर नहीं है. तो अब ये कार आ रही है, लोग प्रेफरेबल भी कर रहे हैं, बड़ी से बड़े सेगमेंट में भी ये गाड़ियाँ आ रही हैं. तो आप समझ रहे हैं कि अब धीरे धीरे यही सेगमेंट शुरू हो जाएगा, और जो कंपनी ये सेगमेंट में नहीं जाएगी और या लेट आएगी तो वो मार्केट में पीछे रह जाएगी. नोकिया की भी तो यही कहानी थी, सेम ओल्ड स्टोरी. नोकिया में क्या था, एंड्रॉयड मार्केट में आया, नोकिया ने कहा नहीं नहीं नहीं, मैं तो अपने विंडोज़ पे फोकस करूँगा, आई एम अ बिग कंपनी, एवरीबडी इज़ फॉन्ड ऑफ नोकिया. क्या हुआ, अब महीने में नोकिया इतना डाउन आ गया, सब सैमसंग 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 करने लग गए, एप्स एंड्रॉयड मार्केट की वजह से. तो उस टाइम पे ज़रूरत थी सॉफ्टवेयर पे फोकस करने की, लेकिन नोकिया ने नहीं करा, उस चीज़ को अवॉइड कर दिया या मैनेज नहीं करा, या व्हाट्सएवर कुड बी द रीज़न, उस पर नहीं जा रहे हम. लेकिन ये रिस्क होते हैं ना, जिसने कंपनी को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया. नोकिया ऐसा था 5 में से 3 लोगों के पास होता था. आप देख लो, पुरानी यादों के रील्स में दिखता है नोकिया. क्या तुम्हें याद है ये 21 क्या था फ़ोन का नाम, 1100 2100 ऐसे वाले फ़ोन थे ना, उसके शगुन के नाम पे वो करते थे, 1100 वाला फ़ोन, 2100, तो वो सिर्फ फोटो में ही रह गया, है ना नोकिया. कंप्लायंस और कॉर्पोरेट कंप्लायंस इज अ सेट ऑफ प्रोसेस प्रोसीजर्स जिसमें कंपनी हैज़ इन प्लेस, कंपनी के पास लीगल टीम है, लोग हैं, डिपार्टमेंट है जो ये सब चीज़ें मैनेज कर रहे हैं. ठीक है. कंप्लायंस रेफर्स टू एडहरिंग विद मैंडेटेड बाउंड्रीज एंड वॉलंटरी बाउंड्रीज. कंप्लायंस मीन्स कंफर्मिंग टू द स्टेटेड रिक्वायरमेंट एट ऑर्गेनाइजेशनल लेवल. इट इज अचीव थ्रू मैनेजमेंट प्रोसेस, क्योंकि कंप्लायंस के बिना नहीं हो सकती भाई. कंप्लायंसेस के लिए आपको प्लान करना पड़ता है. अच्छा मैं बोलूँगी मेरी कंपनी है, तुम दोनों CS हो, जाओ कंप्लायंस मैनेजमेंट करो, क्या करोगे इस कमरे से बाहर निकल के, क्या करोगे कंप्लायंस मैनेजमेंट. चलो सपोज मैं डायरेक्टर हूँ, मेरी ना अभी अभी कंपनी मैंने कन्वर्ट करी है इनटू लिमिटेड एंड इट वाज प्राइवेट कंपनी, और मैं आपको बोलूँ कि नाउ कंप्लायंसेस का जिम्मा आपका, व्हाट विल यू डू. सोचो अभी इस दरवाजे के बाहर जाके क्या करोगे, गाली दोगे हैं क्या, हमें काम दे दिए, मतलब क्या करोगे काम के केस में, क्या करोगे, व्हाट विल यू डू. सोचो सोचो एक बार सोचो, शांति से सोचो. यस एग्जैक्टली. इफ़ यू आर अ ओल्ड कंपनी सेक्रेटरी तो पता ही होगा. सपोज यू आर अ न्यू कंपनी सेक्रेटरी और मैंने नया नया तुम्हें हायर करा है कि देखो इतनी बड़ी लीगल टीम नहीं है, अभी हम पब्लिक कंपनी बने हैं, तो पहले तो बताओ कि इस कंपनी को ग्रो कैसे करें फाइनेंशियली हम. ठीक है, कहाँ से पैसा ले सकते हैं हम, और अगर मैं कोई सब्सिडरी बनाना चाहती हूँ उसके लिए क्या करूँगी, सारे काम दे रही हूँ मैं तुम्हें, और कंप्लायंसेस को मैनेज करो जरा. सिर्फ चलो बाकी चीज़ें छोड़ो, कंप्लायंसेस मैनेज करने के लिए व्हाट इज द फर्स्ट थिंग यू विल डू आउट व्हेन यू गो आउट ऑफ दिस रूम. यू विल स्टडी कंपनी, you will study compliances associated with the company, then you will see what we have been doing since years. अगर पुरानी कंपनी है तो any pitfalls we had, नए नए CS हो ना तुम, प्राइवेट कंपनी रह के हमने कोई पिटफॉल्स तो नहीं करे थे, सब कुछ कंप्लाइड है प्रॉपर्ली, नहीं है तो वो भी देख लो, कहीं आगे जाके कोई हमारे ऊपर लिटिगेशन आ जाए, नोटिस ना आ जाए ROC का, सब सारे एस्पेक्ट चेक करोगे तुम, पूरा कैलेंडर तैयार करोगे कि इस महीने क्या क्या हमारी बनती हैं, हमारे कहाँ कहाँ कोई सब्सिडरी कोई फैक्ट्री कुछ ऐसा है, वहाँ पे क्या चल रहा है, यू हैव टू लाइक पूरा घूम के देखना पड़ेगा 360 राउंड लीगल चीज़ों को, लीगल एस्पेक्ट को. ठीक है ना, तो ये चीज़ें हैं. एक और केस स्टडी आ रही है. टाटा मोटर्स हैज इम्प्लीमेंटेड अ कॉम्प्रिहेंसिव GRC प्रोग्राम दैट कवर्स ऑल एस्पेक्ट ऑफ ऑपरेशन, लीगल कंप्लायंस, रिस्क मैनेजमेंट, एथिकल प्रैक्टिसेस. द कंपनी एस्टैब्लिश्ड अ रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क दैट enables to identify and mitigate potential risk.
पोटेंशियल रिस्क इसलिए बोलते हैं क्योंकि दिख रहा है भाई, इसी को मिटिगेट कर सकते हैं, जो नहीं दिखता उसको तो बस मैनेज ही कर सकते हैं, मिटिगेट नहीं कर सकते, जब आएगा तब देखा जाएगा, ठीक है। महिंद्रा हैज इम्प्लीमेंटेड अ जीआरसी फ्रेमवर्क दैट एनकम्पासेस ऑल एस्पेक्ट ऑफ ऑपरेशन इंक्लूडिंग रिस्क मैनेजमेंट। तो ये महिंद्रा और टाटा के बारे में बता रहे हैं कि इन्होंने ये करी हैं चीज़ें। सो इट्स नॉट समथिंग दैट इज इन बुक्स. You can also go out of this room and say, now we are going to follow GRC program. We are going to have a proper governance, compliances and risk management. मतलब पहले risk management बोलना था, GRC risk management. मतलब हमारे साथ हमारी कंपनी, देखो अभी आप दो हो, सपोज आप दो हो और आपके अंडर आपने और 3-4 लोग हायर करे लीगल टीम में, ट्रेनीज हायर करे, 1-2 ऐसे हायर करे, तो आप उनको डेलीगेट करोगे काम कि देखो हमारी कंपनी के साथ ये रिस्क जुड़ा हुआ हो सकता है ईसॉप में, अगर ऐसा कुछ आया तो हमें ये चीज़ पे रेडी रहना है, राइट। सो ये ऑल दीज थिंग्स। और क्यों बोलते हैं दैट कंपनी सेक्रेटरी इज ऑलवेज द राइट हैंड ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, दे एडवाइस। मैंने बोला ना मैं डायरेक्टर हूँ, मुझे अगर सब्सिडरी बनानी है तो मैं तुम्हें बुलाऊंगी ना कि इज़ इट द राइट टाइम, या ईसॉप करना है इज़ इट द राइट टाइम, या बोनस इशू करना है तो इज़ इट द राइट टाइम, या मुझे IPO करना है तो व्हाट इज़ द प्रोसेस। तो मुझे हर चीज़ के लिए किसकी गाइडेंस चाहिए? You people, company secretaries. So it holds a very important position. The company secretaries really hold a very important position. Components of corporate compliance framework. तो framework के बारे में सुना तो सही कि फ्रेमवर्क होता है एक वेब की तरह जिसमें हम कंप्लाइंसेस करवाते हैं कंपनी में, लेकिन उसके लिए हमें सहारा चाहिए इन 3 चीज़ों का। चार्ट, अरे तुम भी तो चार्ट बनाते हो लर्न करने के लिए कुछ चीज़ें, क्यों बनाते हो? दीज चार्ट्स रियली हेल्प आउट ना, कि ये हमारी कंपनी है, ये बनाती है, इस पर ये लॉज लग रहे हैं, सो दीज चार्ट्स आर रियली गोइंग टू हेल्प यू। इसके अंडर ये हमें इस डेट तक करना है, ये इस डेट तक, सो यू अंडरस्टैंड। तो कंप्लायंसेस चार्ट्स। दूसरा एडवाइजरी, एडवाइजरी मीन्स टू डेलीगेट द वर्क, एडवाइजरी मतलब एडवाइजरी पोजिशन को होल्ड करना सो डैट यू कैन डेलीगेट द वर्क टू द लोअर मेंबर। स्कोर बोर्ड, स्कोर बोर्ड को तो आजकल आप मैच में ही देखते होगे, लेकिन क्या आता है स्कोर बोर्ड में? स्कोर आता है, तो यहाँ कौन सा स्कोर है? यहाँ कौन क्रिकेट खेल रहा है? Yes, which not been done, how many fines we have been imposed on, if litigation any. तो वी शुड हैव अ स्कोर बोर्ड, हाउ मेनी लेफ्ट। अब जैसे आप एक लिस्ट बना रहे हो, घूमने जा रहे हो, तो 10 चीज़ें अपनी लिस्ट में डाली हैं, 6 तो मंगवा ली, 4 रह गई, स्कोर बोर्ड 4 रह गई। स्कोर बोर्ड टेल्स यू हेल्प्स यू टू ट्रैक बेसिकली ऑन कम। चार्ट विल हेल्प यू टू मेक अ होल थिंग, advisory will help you to execute this chart, and scoreboard will help you to track this chart. So these 3 things are very important component of framework. ये क्वेश्चन आ सकता है। Being a CS, you need to advise to your board of director about the component, about the compliance framework. 6 नंबर का आ जाए तो तुम डालो component, एडवाइस क्या करोगे? एडवाइस में उसको समझाओगे ना कि कैसे करना है फ्रेमवर्क, तो थोड़ा इंट्रो देके 3 कंपोनेंट समझाओ, 2-2 नंबर का एक कंपोनेंट, 6 नंबर हो गया। ऐसे ही तो लिखना होता है, ठीक है ना। तो जब भी तुम्हारे ध्यान में कभी भी कोई ये आए कि कंप्लायंस फ्रेमवर्क शब्द आए, देखो क्या होता है ना, मैंने हमेशा ये चीज़ बोली है कि कभी भी हमें कुछ याद करना होता है। अब जैसे मैं आपको अभी पूछूं कोई मूवी का नाम दूं, अरे मूवी देखी आपने, आप कहोगे कौन सी मूवी मैम, कौन सी, फिर मैं एक्टर्स के नाम बताना शुरू करूं, अरे इसमें ये एक्टर था, ये एक्ट्रेस थी, ये स्टोरी थी, अरे अरे अच्छा 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 ये वाली, हाँ हाँ ना हमें याद आ गई। मतलब 2 शब्दों से तुम्हें पूरी स्टोरी याद आ गई? ऐसा होता है नहीं होता हमारे साथ। तो ना पढ़ते समय ना इन शब्दों को पकड़ो कि अगर हमें कंप्लायंस फ्रेमवर्क की बात हो रही है तो हमें 3 बातें याद रखनी है, ये चार्ट, एडवाइजरी, स्कोर बोर्ड। अगर हमारे साथ सेबी की बात हो रही है तो हमें ये याद रखना है कि एडजुडिकेशन इतने महीने में, मैं एग्जाम्पल ले रही हूँ, कुछ शब्दों को आपको प्रोमिनेंटली एसोसिएट करना पड़ेगा मेन टॉपिक से, क्योंकि ये आपको रिटेंशन में हेल्प करेगा। क्योंकि जब एग्जाम में हम बैठे होते हैं, हमारे सामने क्वेश्चन होते हैं तो हम बड़े घबरा जाते हैं, अरे ये क्या बोल दिया, कंप्लायंस फ्रेमवर्क पढ़ा भी था, क्या था ये, क्या वो था। जैसे ही आपको याद आएगा ना फ्रेमवर्क से जुड़ी हुई 4 बातें, फिर सब फ्लैशबैक आने लग जाएगा, हाँ कुछ बोल तो रही थी मैम, उसमें ये होता है वो होता है, स्कोर बोर्ड तो मैम ने वो क्रिकेट वाला एग्जाम्पल, यू नो इट विल कम ऑटोमेटिकली इन योर हेड, अपने आप ही आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो हमें एक ट्रिगर पॉइंट चाहिए होता है और ये ट्रिगर पॉइंट आपको खुद ढूंढना है। मैं बता दूंगी हाँ ये करते हैं, इसको कीवर्ड बना देंगे, लेकिन खुद भी जब भी पढ़ रहे हैं तो एक ट्रिगरिंग पॉइंट अपना बना के रखिए, इट विल हेल्प यू टू रिटेन। तो ये चार्ट के बारे में क्वेश्चन आया हुआ एग्जाम में, ठीक है। तो ये चैप्टर
फिर हम करेंगे प्रोसेस फॉर सेटिंग कंप्लायंस फ्रेमवर्क। तो पहले हम कंपोनेंट्स की बात कर ली, तीनों के बारे में डिटेल में, फिर हम बात करेंगे प्रोसेस, वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। अगर इस चैप्टर से कुछ क्वेश्चन आना है तो ये आ सकता है, ठीक है ना। देखो मॉड्यूल कितनी अच्छी है, देखो ना, उस बेचारी में खुद ही इतने अच्छे अच्छे चार्ट बने हैं, क्या नोट्स वोट्स करके करना है जब मॉड्यूल ही इतनी अच्छी है ना। हाउ कंप्लायंस मैनेजमेंट आइडेंटिफिकेशन, एक दो बातें बीच में हैं, केस स्टडी, कंप्लायंस रिस्क, चैप्टर बड़ा चैप्टर है, ये रिपोर्टिंग के बारे में भी कुछ बता रहा है। हमने बात करी है ना कि कंप्लायंसेस की रिपोर्टिंग बड़ी ज़रूरी है। देखो पता है क्या होता है, मैंने किसी को काम डेलीगेट करा, आपको ये कंप्लायंसेस करनी है, जैसे मैंने आपको काम करा सेबी कंप्लायंसेस तुम देखोगे, तुम आरओसी कंप्लायंसेस देखोगे, आप दूसरा कोई एमसीए देखेगा, डेलीगेट कर दिया, आप रिपोर्टिंग नहीं ली, साल निकल गया, ड्यू डेट निकल गई, उसके बाद आप में से कोई मुझे बोल रहा है अरे मैम हमें तो पता ही नहीं था हमें ये करना है, या ये चीज़ की तो हमें परमिशन ही नहीं मिली, या ये चीज़ ये नहीं, ये होता है ना एम्प्लॉयज़ के साथ बीमारी होती है ना, ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, सफ़र कौन करेगा, कौन, एम्प्लॉयर, हाँ मैं कहा एम्प्लॉयज़ बोल रही, कंपनी सफ़र करेगी, कंपनी इज गोइंग टू सफर। तो जो रिस्क के बारे में हम बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले, वो सारे रिस्क जुड़ जाएंगे कंपनी के साथ, तो वो आप नहीं चाहते ना एज अ सीएस। जो तुम निकलोगे जॉब से तुम्हें धक्के मार के निकाला जाएगा, लेकिन जो कंपनी का हाल होगा वो अलग है, तो इसलिए रिपोर्टिंग बड़ी ज़रूरी है। साइक्लिकल इंसिडेंट, दो प्रकार की रिपोर्टिंग होती है, रिपोर्टिंग सिस्टम कैसे बनना चाहिए, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर। रिस्क, तो जितनी शब्द अभी हम एसोसिएट कर रहे थे ना फ्रेमवर्क से, वो सबकी डिटेलिंग है आगे जाकर, ठीक है ना। कंप्लायंस रिस्क, ट्रेनिंग इम्प्लीमेंटेशन, कंप्लायंस ऑडिट, सेक्रेटरियल ऑडिट, रोल ऑफ सीएस। खत्म हो जा भाई, ये चैप्टर कह रहा है मैं तो नहीं खत्म होऊंगा। कंप्लायंस मैनेजमेंट टूल, इट्स अ बिग चैप्टर। ये चैप्टर जब खत्म होगा, पहली बात मैं आपको बताऊं, यही सेम चैप्टर ओल्ड सिलेबस में थोड़ा छोटा था, इतना बड़ा नहीं था, इसमें थोड़ा डिटेल में है, बट नॉट अ प्रॉब्लम। लेकिन अब जैसे ये चैप्टर खत्म होगा ना, पीछे के क्वेश्चन तो हम ऑब्वियस बात है कर ही लेंगे। जैसे देखो ना क्या लिखा है, यू आर अ कंपनी सेक्रेटरी टू द न्यूली फॉर्म्ड कंपनी, न्यूली फॉर्म्ड मतलब बनी नहीं है अपनी, सन मून लिमिटेड, तो कौन सी है ये, पब्लिक कंपनी है, नई नई बनी है। योर चेयरमैन हैज आस्क्ड यू टू प्रिपेयर अ कंप्लायंस चार्ट, व्हाट आर द पॉइंट्स यू वुड मेंशन इन द कंप्लायंस चार्ट। सिंपल डायरेक्ट क्वेश्चन ही है, सन मून लिखने से क्या कर लेंगे, लिखना तो कंप्लायंस चार्ट के बारे में है ना। डिफाइन द पॉइंट वाइल यू केप्ट इन माइंड वाइल डेवलपिंग अ कंप्लायंस फ्रेमवर्क, जो प्रोसेस के नीचे हम बात करेंगे, करी नहीं है करेंगे। The compliance chart of any company must contain the complete information on compliance dashboard which provides a detailed compliance procedure. As a company secretary, list out the content. पहले वाले की बात ही कर रहा है, बस थोड़ा सा घुमा दिया है। Describe the important compliance chart से 4 क्वेश्चन डाल दिए इन्होंने टेस्ट योरसेल्फ में। तो चार्ट इज अ इम्पॉर्टेंट टॉपिक, इससे देखे हुए भी हैं क्वेश्चन। अब क्या है ना, अब यही चीज़ें हम यहाँ तो देख ही लेंगे, ये तो बेकार क्वेश्चन है, लेकिन जब स्कैनर के ओपन करेंगे ना, देन दैट विल बी अ रियल टेस्ट, कि ये जो हम देख रहे हैं सामने, क्योंकि स्कैनर में है, ये सारे टॉपिक पुराने सिलेबस में थे, छोटे छोटे थे, बड़े बड़े नहीं थे, इसमें बड़े बड़े हैं। तो ये रिस्क भी था, रिपोर्टिंग सब था, लेकिन थोड़ा छोटा छोटा था, डिटेल में नहीं था, पर क्वेश्चन तो होंगे ना इसके स्कैनर में। तो हम एक काम यही करेंगे, हर चीज़ का अपने एक रिचुअल बनाते हैं, चैप्टर ख़त्म होने के बाद स्कैनर देखेंगे कि भैया ये क्वेश्चन आया हुआ है, उससे तसल्ली हो जाएगी। अगर हम सॉल्व कर पाए तो बड़े खुशी की बात है, अरे हमने कर लिया, हमें आ गया, ये तो कुछ भी नहीं है, लिख देंगे हम, यू अंडरस्टैंड। लेकिन लिख के देखना भी ज़रूरी है, कुछ मत सॉल्व करो, स्कैनर के क्वेश्चन सॉल्व कर लो जैसे ही टीचर चैप्टर खत्म करे। कितने चैप्टर है देखो ज़रा, इसमें कितने चैप्टर हैं, 16 चैप्टर है। प्रोसेस, डॉक्यूमेंटेशन, ओपिनियन, ऑडिट, इंटरनल ऑडिट, 16 चैप्टर हैं टोटल, 16 चैप्टर बहुत ज़्यादा है? बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। ये चैप्टर जो मैं अभी आपको पढ़ा रही हूँ, बेशक आपको बड़ा चैप्टर लगता है, लेकिन इजी है, बहुत इजी है। ऐसे ही हैं सारे। वो जो एक तो रोल ऑफ सीएस भी, वो तो तुम्हें बड़ा ही बेकार लगेगा, अरे ये तो सुनते ही आ रहे हैं पहले स्टेज से, सीएस की इंपॉर्टेंस टू प्रोवाइड गाइडेंस, टू प्रोवाइड एडवाइस टू द बोर्ड, ये सब तो पढ़ते ही आ रहे हैं ना, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, मतलब सीएस के बचपन से, राइट। तो कहने का मतलब कि इट्स ईजी, जस्ट डैट कि थोड़ा वास्ट लग सकता है, पर ईजी है। अब ये वास्ट भी नहीं होगा, क्या करना चाहते हो, ABCD का एग्जाम देखना चाहते हो क्या ICS में? नहीं ना, थोड़ा तो लेवल होगा ना, बस
कोशिश है, देखो चीज़ें मुश्किल नहीं है, मैंने बोला ना हाउ यू प्रेजेंट इन एग्जाम दैट इज डिफिकल्ट, दैट इज डिफिकल्ट, हाउ यू प्रेजेंट नॉर्मल लैंग्वेज और यू यूज टेक्निकल लैंग्वेज, ऑल दैट रियली अफेक्ट, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्लास में हमें याद है, हमें हमें याद नहीं, हम ध्यान, अब हमें क्या करना है, कंपोनेंट्स ऑफ कंप्लायंस फ्रेमवर्क, हमें मतलब चला समझ में आ गया फ्रेमवर्क का, हमें ये समझ में आ गया कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का क्या रोल है फ्रेमवर्क में, वो क्या करते हैं, डेवलप करते हैं, रिव्यू करते हैं, अपडेट करते हैं, पहले 3 पॉइंट याद आ रहे हैं, ठीक है। फिर फ्रेमवर्क की थोड़े बारे में हमने उसके बारे में बात करी कि फ्रेमवर्क में क्या क्या होता है, क्या इंपॉर्टेंस है, कौन से रिस्क मैनेज करता है, जीआरसी के बारे में बात करी, गवर्नेंस, रिस्क मैनेजमेंट एंड कंप्लायंसेस। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट कंपोनेंट्स ऑफ क्या, कंप्लायंस फ्रेमवर्क, ठीक है। अब ये फ्रेमवर्क के नीचे बनता क्या, फ्रेमवर्क तो बता दिया आपने, फ्रेमवर्क बनाओ, फ्रेमवर्क बनाओ, क्या बनाए फ्रेमवर्क में, तो ये 3 चीजें, ठीक है, ये हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे, राइट। चलिए, तो सी यू इन द नेक्स्ट सेशन एंड we'll continue with components, okay.